नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आशा है कि आपको हमारी कहानियां और नॉवेल नैरेशन काफी पसंद आ रहे होंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए और भी रोचक और दमदार कहानियां लेकर आएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक कमेंट हमें और मेहनत करने और भी शानदार कहानियां आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए, अब शुरू करते हैं। अध्याय 86 जूहोन को बुरी तरह पीटना। त्रिक स्वरपथ का पुस्तकालय। मुझे पता था कि तुम ऐसे ही प्रतिक्रिया दोगे, ये जानते हुए कि उनकी तीनों तकनीकें या तो यथावत रहेंगी या उलझ जाएंगी। जूहोन दोनों ही स्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए अच्छी तरह से तैयार थे। अकादमी की प्रवेश परीक्षा में चौथे स्थान पर रहने के कारण उसने हर तरह की छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थीं। ऐसी सती तकनीक के सामने शायद उसने अपनी सतर्कता कम कर दी थी, जिससे दुश्मन को उस पर हावी होने का मौका मिल गया। लेकिन अब जब वह सतर्क था, तो भला वही चाल दोबारा कैसे चल सकती थी। मन ही मन ठंडी मुस्कान लिए उसने अपने दाहिने हाथ से जेंग यान के उंगली के वार को रोक दिया और दुश्मन के अपने मिंगमेन पर हमला करने के प्रयास को विफल कर दिया। ठीक उसी क्षण जब वह पलटवार करने ही वाला था, उसने देखा कि जेंग यान का नीचे से किया गया हमला वास्तव में एक छल था और एक और मुक्का ठीक उसके सामने था, जो सीधे उसके चेहरे पर निशाना साध रहा था। पेंग! इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वह सीधे उससे टकरा गया। अरे यार, तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? लगातार 2 कदम पीछे हटते हुए जूहोन के चेहरे से आंसू बहने लगे। जेंग यान की मुट्ठी युआन ताओ की मुट्ठी से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। एक ही मुक्के से जूहोन बेहोश होने की कगार पर पहुंच गई थी। घृणित! युद्ध के बीच में घृणित जैसी कोई चीज नहीं होती। जेंग यान ने उससे और बात करने की जहमत नहीं उठाई। उसे एक ही वार में ढेर करने के बाद वह आगे बढ़ता रहा। उसके बाएं हाथ की उंगली जूहोन के लिंग पर लगातार वार कर रही थी, वहीं दूसरी मुट्ठी उसके चेहरे पर लगातार प्रहार कर रही थी। जूहोन पर एक के बाद एक 2 अलग अलग हमले हुए। हमलों के पीछे कोई झिझक नहीं थी, अंतरात्मा की जरा सी भी पीड़ा नहीं थी। जब भी जूहोन ने बचाव करने का फैसला किया, उसे एहसास हुआ कि उनमें से एक चाल थी। कुछ वार उसके बचाव को भेद कर निकल गए तो उसका चेहरा और भी सूज गया और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वह इतना निराश और घुटन महसूस कर रहा था कि मानो खून की उल्टी कर दे। हद से ज्यादा बेशर्म! भले ही आप सभी को पता हो कि मेरा मोहरा कहाँ है, फिर भी आप सभी को उस पर लगातार हमला करने की क्या जरूरत है? है ना? ये तो शतरंज में राजा को लगातार चेक देने जैसा है। क्या इसका कोई मतलब है? खेल भावना कहाँ है? मेरा चेहरा पहले से ही इतना सूजा हुआ है, फिर भी तुम उस पर बेरहमी से वार कर रहे हो। क्या आपने द्वंद्व युद्ध में निष्पक्ष रूप से खेलने के बारे में बात नहीं की थी? निष्पक्षता कहाँ है? न्याय कहाँ है? फिर भी तुमने ये कहने की हिम्मत की कि हद से ज्यादा मत करो। साथ ही छात्रों के बीच सौहार्द को ठेस मत पहुंचाओ। हद से ज्यादा करने की आपकी सीमा आखिर है कहाँ? रुकना! ये जानते हुए कि अगर वह इसी तरह लड़ता रहा तो उसकी मृत्यु हो सकती है, जूहोन ने अपने दिल में उठ रहे दर्द को दबाकर जल्दबाजी में लड़ाई से पीछे हटते हुए कहा, मैं हार स्वीकार करता हूँ। उसके पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी पार्टी को उसकी कमजोरी का पता था और असल बात यह थी कि उसके प्रतिद्वंदी में जरा भी शिष्टाचार नहीं था। बार बार उसकी कमजोरी पर हमला करके वह भला कैसे इसका सामना कर सकता था? अगर वह घायल न होता तो अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके और पलटवार करने का मौका ढूंढकर वह हमलावरों से बच सकता था। लेकिन उसकी सूजी हुई आंखों की पतली परतों से मुश्किल से देख पाने की वजह से अगर यह सिलसिला जारी रहा तो उसकी यही मौत हो सकती थी। अच्छा हुआ कि तुमने हार मान ली। जाओ या अब तुम्हारी बारी है, झांक जुबान ने कहा। कृपया मुझे समझाएं। जाओ या आगे बढ़ी। दूसरे पक्ष को प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना ही उसने तुरंत उस पर उन्मादपूर्वक हमला कर दिया। उसकी हमले की रणनीति जेंग यान से अलग नहीं थी। वह या तो जूहोन के गुप्तांगों पर या उसके चेहरे पर वार करती थी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जूहोन रोने लगी। ठीक है वांग यंग, तुम भी कोशिश करो। एक बार फिर हार स्वीकार करने के बाद बोलने का समय मिलने से पहले ही वांग यंग आगे बढ़ गई। इसके बाद लियू यांग। देखते ही देखते झांग लाओशी के 5 शिष्यों ने उसे एक एक बार बुरी तरह पीट दिया। इस समय जूहोन की आंखें सचमुच एक पतली सी दरार की तरह सिकुड़ गई थी, जिससे वह लगभग एक अंधे व्यक्ति जैसा लग रहा था। ठीक है, जल्दी करो और भुगतान करो। यहाँ मौजूद हम सभी के लिए 1000 और प्रवेश शुल्क को भी ध्यान में रखते हुए कुल 10,000। युआन ताओ आगे बढ़ा। 10,000? यहाँ तो सिर्फ 5 लोग हैं, भला इनका योग 10,000 कैसे हो सकता है? जूहोन पागल होने ही वाली थी। हमारे दरवाजे की कीमत 5,000 है, युआन ताओ ने घोषणा की। 5,000? जूहोन के चेहरे से आंसू बहने लगे। इन टूटे दरवाजों में से 5 के बदले शायद 100 सोने के सिक्के मिल सकते हैं, फिर भी आप मुझसे हर जाने के तौर पर 5,000 सोने के सिक्के मान रहे हैं। धोखेबाज भी दूसरों को इस तरह धोखा नहीं देते। अगर आप भुगतान नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। झांग लाओशी, हम में से कुछ लोग प्रवेश परीक्षा में चौथे स्थान पर रहे इस विशेषज्ञ के साथ मुकाबला करना चाहते हैं। आशा है कि शिक्षक हमारी विनती मान लेंगे। जेंग यान ने कहा। ठीक है, लेकिन साथी छात्रों के बीच अभ्यास करते समय हद से ज्यादा जोश मत दिखाना। झांग जुबान ने गंभीरता से सिर हिलाया। हद से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। छोड़ो भी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका भुगतान कर दूंगा। क्या ये काफी है? झांग लाओशी के उन्हीं शब्दों का जवाब सुनकर जूहोन के होठों पर हल्की सी झंझनाहट हुई। भला ऐसे समय में वह पलटवार करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उसने झटपट $10,000 के नोट निकाल लिए। जब उसने देखा कि दूसरा पक्ष उसके हाथों से नोट ले रहा है तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल खून से लथपथ हो रहा हो। अल्पविराम, वह भले ही एक धनी परिवार से हो, लेकिन इतने सालों में उसने मुश्किल से 10,000 सोने के सिक्के ही बचाए थे। इस युद्ध संबंधी पत्र की वजह से उसका सारा धन खो जाना।
मानो उसे पीट पीट कर मार डालने का डर हो। जूहोंग ने रकम चुकाने के बाद तेजी से वहां से भाग निकला। कुछ देर पहले ही वह यहाँ बड़े घमंड से घुस आया था, मानो वह सबसे श्रेष्ठ हो, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी इतनी बुरी तरह पिटाई होगी। अध्यापक। जैसे ही जूहोंग वहां से निकला, झेंग यांग, युआन याओ और अन्य लोग कमरे के बीच में बैठे अपने गुरु झांग लाओशी को श्रद्धा से भरी निगाहों से देखने लगे। उनकी जीत का मुख्य कारण जूहोंग द्वारा सिखाई गई 3 चालें थीं। महज कुछ साधारण संकेतों से उन्हें एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम बनाना, ऐसा प्रतीत होता था मानो वह जानता हो कि दूसरी तरफ से किस प्रकार की युद्ध तकनीकें अपनाई जाएंगी। उसने यह अविश्वसनीय उपलब्धि कैसे हासिल की? अल्पिराम 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 अल्पिराम। लू लाओशी, क्या आपको लगता है कि झांग जुवान आपकी चुनौती स्वीकार करेगा? बुजुर्ग हॉन भाव ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हल्के से हंसा। अब जब लू शुन लाओशी ने कदम उठा लिया है तो झांग जुवान निश्चित रूप से दुर्भाग्य के दौर से गुजरने वाला है। उसके छात्रों के उसके अधीन चले जाने में बस कुछ ही समय लगेगा, जिससे वह एक बार फिर बिना किसी छात्र के रह जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसे स्वीकार करता है या नहीं। अगर मैं उसे अपने छात्रों को चुराने के परिणाम नहीं दिखाऊंगा तो मैं लू शुन होंगटियन अकादमी में अपनी गरिमा कैसे बनाए रख पाऊंगा? लू शुन ने ठंडे स्वर में कहा। बिल्कुल सही। एल्डर हॉन भाव ने सिर हिलाया। जैसे ही वह आगे बोलने ही वाले थे, उन्होंने देखा कि एक आदमी, जिसका चेहरा सुअर की तरह पूरी तरह सूजा हुआ था, अंदर आ रहा है। लू लाओशी, कृपया मेरी शिकायतों का निवारण करें। जैसे ही वह व्यक्ति अंदर आया, वह जोर जोर से रोने लगा। तुम हो? लू शुन उस अपरिचित आगंतुक को देखकर थोड़ा चौंक गया। मैं जू होंग हूँ। आगंतुक को 10,000 अंकों का और नुकसान हुआ। जू होंग, क्या मैंने तुम्हें अभी अभी युद्ध का पत्र पहुंचाने के लिए नहीं भेजा था? तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? दूसरे पक्ष द्वारा अपना परिचय देने की बात सुनकर लू शुन ने गौर से देखा और उसके चेहरे पर जू होंग के कुछ अंश पाए। आश्चर्यचकित होकर वह पूछे बिना नहीं रह सका, सिर्फ एक युद्ध पत्र भेजने से तुम ऐसी हालत में कैसे पहुंच गए? मेरी पिटाई हुई थी। जू होंग की आंखों से आंसू बहने लगे। झांग जुवान ने शिक्षक होने की अपनी पहचान की परवाह न करते हुए तुम पर हमला किया। लू जुन का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। वह अचानक खड़ा हो गया और कक्षा में एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने पहले ही दर्जनों एक्यूपॉइंट्स खोल दिए थे और वे पिक्सुए क्षेत्र के एक सच्चे विशेषज्ञ थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक प्रतिभाशाली शिक्षक थे। उनकी क्षमता अकादमी में एक वरिष्ठ पद के लिए पहले से ही उपयुक्त थी। प्रवेश परीक्षा के दौरान किए गए आकलन के अनुसार जू होंग प्रथम वर्ष के छात्रों में चौथा सबसे मजबूत छात्र था। हालांकि यह रैंकिंग प्रणाली उसकी युद्ध क्षमता को पूरी तरह से नहीं दर्शाती थी, फिर भी इससे प्रथम वर्ष के छात्रों के बीच उसकी असाधारण योग्यता का पता चलता था। झांग जुवान के मार्गदर्शन में कोई अनुभवी छात्र नहीं था। उसे इस हालत में छोड़ने वाला एकमात्र व्यक्ति स्वयं झांग लाओशी ही हो सकता था। ये उनके मार्गदर्शन में पढ़ने वाले छात्र झांग लाओशी कुछ कर ही नहीं पाए। शर्म से जू होंग का चेहरा लाल हो गया। छात्र, तुम्हारा मतलब जाओ या झेंग यांग और बाकी सबसे है? चूंकि लू शुन ने पहले ही दूसरे पक्ष को चुनौती दे दी थी, इसलिए उसने कुछ छात्रों को झांग जुवान के छात्रों की जांच करने के लिए भेजा और पाया कि इस सेमेस्टर में उसके अधीन छात्र आश्चर्यजनक रूप से उतने बुरे नहीं थे। क्या वे सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं? ये ठीक नहीं है। प्रवेश परीक्षाओं में उनकी रैंकिंग बहुत खराब नहीं थी, लेकिन मैंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण दिया है। तुम्हारी साधना अगले स्तर में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर है। अगर वे सब मिलकर भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रहें तो भी वे तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। झाओ या और बाकी लोगों की ताकत कम नहीं थी, लेकिन जू होंग उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। इन 2 दिनों में लू शुन ने भी उस पर काफी मेहनत की थी। व्यक्तिगत युद्ध क्षमता की बात करें तो फाइटर 2 दान से नीचे का कोई भी उसके मुकाबले का नहीं होना चाहिए। अगर उनमें से कुछ लोग मिलकर भी उस पर हमला कर दे तो भी जू होंग उन सबको आसानी से हरा देगा। कुछ ही पलों में उसकी इतनी बुरी तरह पिटाई कैसे हो गई? अध्याय 87। क्या वह सचमुच सबसे बुरा शिक्षक है? स्वर्गपथ का पुस्तकालय। शुरुआत में जब उन्होंने मुझ पर हमला किया तो वे मेरा मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन उसी क्षण झांग लाओशी आ गए। उन्होंने उन्हें 3 चालें सिखाई और किसी तरह उनमें से हर एक अचानक शक्तिशाली हो गया। मुझसे लड़ने वाला पहला व्यक्ति युआन ताओ था। जू होंग ने अभी अभी हुई सारी घटना को एक बार फिर समझाया। उन्होंने झांग जुवान द्वारा सिखाई गई तीनों गतिविधियों का प्रदर्शन भी किया। उनकी कहानी सुनकर और जू होंग द्वारा दिखाए गए तीनों करतबों को देखकर लू शुन और एल्डर होंग भाव अविश्वास से एक दूसरे को घूरने लगे। उन्हें लगा कि कहीं उनके कान उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे हैं, और उनका चेहरा कब से पीड़ित व्यक्ति की तरह भयानक लग रहा था। आपका मतलब है वही युआन ताओ जो प्रवेश परीक्षा में अंतिम स्थान पर था? सिर्फ इन 3 चालों से ही आप उसका मुकाबला नहीं कर पाए? आप हमसे मजाक कर रहे होंगे। अभी अभी आई जांच रिपोर्ट में युआन ताओ की जानकारी भी शामिल थी। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे और उसने कभी कोई युद्ध तकनीक या साधना नहीं सीखी थी। उसकी एकमात्र ताकत उसकी मोटी चमड़ी थी, जो उसे शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमता प्रदान करती थी। इसके बावजूद उसने प्रवेश परीक्षा में अंतिम स्थान प्राप्त किया, जो उसके साथियों की तुलना में उसकी क्षमता के स्तर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। भला ऐसा व्यक्ति चौथे स्थान पर रहने वाले आप जैसे विशेषज्ञ को कैसे हरा सकता है? क्या आपको इतना बड़ा चढ़ाकर बोलना जरूरी है? इसके अलावा उन तीनों चालों को देखने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि वे बेकार थीं। क्या उन चालों को युद्ध तकनीक माना भी जा सकता है? अगर दूसरा पक्ष इसका उल्टा इस्तेमाल करे, यानी अपने बाएं और दाएं को आपस में बदल दे, तो भी इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसने घृणित ढंग से जू होंग ने पीड़ा भरे चेहरे के साथ युद्ध में घटी घटनाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। लगता है तुम्हारा मिंगमेन अपना साथी बेनकाब हो गया है। वो तीनों हरकतें सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए थीं। उनका असली मकसद तुम्हारा मिंगमेन था। दूसरे पक्ष द्वारा पूरी घटना का ब्यौरा सुनने के बाद लू शुन को ये बात समझ में आई। उनका ये छात्र बहुत ही लापरवाह था। मिंगमेन वह स्थान था जहां साधक की शक्ति एकत्रित होती थी। ये साधक की शक्ति का मूल था और इसकी ठीक से रक्षा करना आवश्यक था। अपने मिंगमेन को इतनी आसानी से उजागर होने देना उसकी घोर लापरवाही थी।
प्रतिद्वंदी के मिंगमेन का पता लगाने का मतलब यह नहीं था कि उसे 100% हराया जा सकता है। आखिरकार युद्ध केवल गणित नहीं होता, इसमें प्रतिक्रिया की गति और अचानक उत्पन्न परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता भी शामिल होती है। हालांकि जब समान साधना स्तर के दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो प्रतिद्वंदी द्वारा मिंगमेन का पता लगा लेने की स्थिति खतरनाक हो सकती है। उसके छात्रों के लिए तुम्हारे मिंगमेन को ढूंढना और तुम्हारी उस कमजोरी का फायदा उठाना नामुमकिन है। लगता है ये झांग जुबान लाओशी इतना आसान नहीं है। पहले तो मुझे लगा था कि यह एक आसान और बेमानी जीत होगी, लेकिन जैसा दिख रहा है मामला उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। दिलचस्प। अकादमी के स्टार शिक्षक से जैसी उम्मीद थी, लूशुन ने तुरंत ही मुद्दे की जड़ का विश्लेषण कर लिया। मिंगमेन सभी साधकों की कमजोरी होती है। आमतौर पर इसकी ठीक से रक्षा की जाती है, जिससे दूसरों के लिए इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यदि कोई अपने प्रतिद्वंदी के मिंगमेन का पता लगा भी ले तो भी यदि उसके पास अपने प्रतिद्वंदी का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है तो उसके लिए जीत हासिल करना मुश्किल होता है। यह ऐसा है मानो किसी साधारण व्यक्ति को खंजर दे दिया जाए। भले ही वह व्यक्ति जानता हो कि दिल में एक ही वार से दूसरा व्यक्ति मर जाएगा, फिर भी वह एक मुक्केबाजी विशेषज्ञ को हराने में असमर्थ है। अगर झांग जुबान के कुछ शिष्य उसकी चालों को पहले ही समझ लेते तो वे जुयान के खिलाफ शुरू से ही जीत जाते। ये स्पष्ट है कि झांग जुबान ने उन्हें इसके बारे में गुप्त रूप से बताया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे लिए फाइटर दो दान तक पहुंचने का रास्ता खोज लूंगा। एक बार जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारे मिंगमेन हरकत में आ जाएंगे और तब तक तुम अपना बदला ले पाओगे। लूशुन ने बड़े ही शान से हाथ हिलाते हुए उसे सांत्वना दी। एक साधक के मिंगमेन एक ही स्थान पर नहीं रहते थे। उनकी साधना तकनीक, साधना स्तर और युद्ध तकनीक के आधार पर उनके मिंगमेन अलग अलग स्थानों पर होते थे। इस समय जूहोन का मिंगमेन उसकी कमर तक था। एक बार जब वह फाइटर एक दान का स्तर पार कर लेगा तो उसका मिंगमेन दूसरे स्थान पर चला जाएगा। तब तक वह उनकी उन छोटी मोटी चालों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकेगा। ऐसी अफवाह थी कि जो लोग किसी असाधारण साधना तकनीक का अभ्यास करते हैं, एक निश्चित शक्तिशाली स्तर पर पहुंचने पर उनमें कोई कमजोरी या दोष नहीं रह जाता। यहाँ तक कि उनके शरीर के हर एक हिस्से को जांचने पर भी कोई दोष नहीं मिलता था। हाँ, जूहोन ने सिर हिलाया। कुछ समय बाद मैं एल्दशांग चेन से मिलकर प्रतियोगिता के लिए निर्धारित नाम का पता लगाऊंगा। ठीक से साधना करो और मुझे निराश मत करना। समय आने पर मैं तुम्हें अपने हाथों से बदला लेने की अनुमति दूंगा। धन्यवाद लू लाओशी। इससे प्रेरित होकर जूहोन ने एक बार फिर अपना आत्मविश्वास हासिल कर लिया। जी हाँ एल्डहोंगहाओ, क्या एल्दशांग चेन के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं हैं? शांगचेन जैसे निकम्मे शिक्षक से निपटने के लिए मेरे पास आने की बजाय शिक्षा ब्यूरो का दरवाजा खटखटाना आपके लिए कहीं अधिक कारगर होगा। एल्डर शांगचेन को याद करते हुए लूशुन ने अनजाने में ही उसे संदेह भरी नजरों से देखा। उस समय एल्डरहोंगहाओ अकादमी के प्रधानाध्यापक पद के प्रबल दावेदार थे। उनके कई वरिष्ठों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे और शांगचेन उनमें से एक थे। तार्किक रूप से देखा जाए तो अगर वास्तव में उसे झांग जुबान से कोई शिकायत होती तो उसकी सहायता मांगने की तुलना में शिक्षा ब्यूरो को कार्रवाई करने के लिए कहना कहीं अधिक सुविधाजनक नहीं होता। दरअसल ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा ब्यूरो के लिए कोई कदम उठाना उचित नहीं है। आखिर हम किसी छात्र को उसके शिक्षक से जबरदस्ती अलग नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं और वह शिक्षक संघ तक शिकायत करता है कि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो क्या मामला बेकाबू नहीं हो जाएगा? एल्डरहोंगहाओ ने जवाब दिया। यदि कोई छात्र अपनी मर्जी से किसी शिक्षक को स्वीकार करता है तो शिक्षा विभाग को भी उसके फैसलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी नज़र में झांग जुबान एक निकम्मा व्यक्ति था जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे। यदि ऐसा था तो क्या शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख से संपर्क करने की कोई आवश्यकता थी? वह तिल का ताड़ बना रहा होगा। बेशक वह ऐसे शब्द जोर से नहीं कह सकता था, अन्यथा लूशुन लाओशी उसके कार्यों को अपमानजनक समझेंगे। दरअसल लूशुन की बुद्धिमत्ता को देखते हुए यह संभव था कि उसने पहले ही सच्चाई का अनुमान लगा लिया हो। अगर उनके दो छात्रों को उनके पक्ष से अलग न किया गया होता तो वे इन मामलों में दखल देने की जहमत ही नहीं उठाते और यह कहने की जरूरत नहीं है कि वे झांग जुबान के खिलाफ शिक्षक मूल्यांकन का प्रस्ताव भी नहीं रखते। जब वे दोनों बातचीत कर रहे थे तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक युवक बड़े बड़े कदमों से चलकर उनकी ओर आ रहा है। लूशुन। युवक के उन दोनों के पास पहुंचने से पहले ही उसने लूशुन का नाम पुकार दिया था। ओह, ये तो वांग लाओशी हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लूशुन मुस्कुराया। जो व्यक्ति आया वह अकादमी का दूसरा स्टार शिक्षक वांग चाओ था। भला चलाने का वह विशेषज्ञ जिसे जेंग यांग अपना गुरु मानना चाहता था। बड़े होंगहाओ। वहां पहुंचकर वांग चाओ ने देखा कि होंगहाओ लूशुन के बगल में बैठे हैं और उन्होंने झुककर अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने जल्दी से लूशुन की ओर मुड़कर पूछा, क्या आपने शिक्षा ब्यूरो में हुई घटनाओं के बारे में सुना है? किस बारे में सुना? लूशुन हैरान था। तुम्हें इसके बारे में पता नहीं? एल्डर शांगचेन को उनके पद से हटा दिया गया है और उनके खिलाफ जांच चल रही है। वांग चाओ ने हैरानी से कहा। शिक्षक संघ ने अभी अभी आदेश जारी किए हैं। क्या एल्डर शांगचेन को उनके पद से हटा दिया गया है और उनके खिलाफ जांच चल रही है? आखिर चल क्या रहा है? लूशुन न केवल अविश्वास की स्थिति में था बल्कि एल्डरहोंगहाओ भी इस अचानक खबर से अचंभित रह गए थे। होंटियन अकादमी के शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख को बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है और उनके खिलाफ जांच कैसे शुरू की जा सकती है? ऐसी अफवाह है कि उन्होंने एक शिक्षक पर अत्याचार किया था और अपने कार्यों में निष्पक्षता का अभाव था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण के दौरान अनुचित व्यवहार किया था। खैर, शिक्षक संघ को इन मामलों की जानकारी दे दी गई थी और उन्हें तुरंत उनके पद से हटा दिया गया। वांग चाओ ने कहा। काओशियोंग ने जब ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण के लिए आवेदन किया था तब काफी हंगामा हुआ था, इसलिए काफी सारे शिक्षकों को इसके बारे में पता था। दमन करना, निष्पक्षता का अभाव। कौन सा शिक्षक इतना शक्तिशाली है कि वह शिक्षक संघ को कार्रवाई करने और एल्डर शांगचेन को उनके आधिकारिक पद से हटाने के लिए प्रेरित कर सके? लूशुन टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाई। एल्डर शांगचेन भले ही शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख मात्र हों, लेकिन उन्हें जबरदस्त समर्थन प्राप्त था।
शिक्षक संघ के कई एल्डर उनके मित्र थे, इसलिए उन्हें पद से हटाना, और वह भी इतने प्रभावी ढंग से, एक बेहद मुश्किल काम होना चाहिए। एल्डर होन भाव भी इतना ही समझ पाए थे, और उन्हें ये जानने की उत्सुकता थी कि ऐसा कौन सा प्रभावशाली व्यक्ति है जो इतनी शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम है। अफवाहों के अनुसार ये हमारी अकादमी का वह निकम्मा शिक्षक है। झांग जुबान, वांग चाओ ने कुछ देर सोचने के बाद उनके संदेह का जवाब दिया। झांग जुबान, ये कैसे संभव है? उसी क्षण मानो किसी ने उनकी पूंछ कुचल दी हो। एल्डर होन भाव और लू शुन एक साथ उछल पड़े। उनकी आंखें पूरी तरह से गोल हो गईं और उन्हें लगा जैसे दुनिया पागल हो रही हो। महज कुछ खाना खाकर ही वह एक दशक से अधिक पुराने प्रतिष्ठित शराबखाने को तहस नहस करने में सक्षम हो गया। साथ ही वह छात्रों को अकादमी के शीर्ष शिक्षक की देखरेख से हटने के लिए भी मजबूर कर सका। इतना ही नहीं, अपने छात्रों को बसी हुई पढ़ाते पढ़ाते उसके छात्रों ने चौथे नंबर के छात्र को बुरी तरह पीट दिया। और अंत में, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख शांग चेन को भी हराने में कामयाब रहा। क्या झांग जुबान वाकई अकादमी का सबसे खराब शिक्षक था? ये वाक्यांश एक मुहावरेदार अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ है किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा मुद्दा बनाना। अध्याय 88, औषधालय संघ स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। ठीक है, आज यहीं पर पाठ समाप्त करते हैं। जब आप वापस जाएं तो आज मैंने आप सभी को जो सिखाया है उसके आधार पर अभ्यास करें। मैं 6 महीने बाद होने वाले शिक्षक मूल्यांकन में असफल नहीं होना चाहता, और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप सभी के विचार मेरे विचारों के समान हों। कक्षा में साधना के बारे में थोड़ी और बात करने के बाद झांग जुबान ने पाठ के अंत का संकेत देने के लिए अपने हाथ हिलाए। इन 2 दिनों में दूसरों के साथ बातचीत करने के बाद वह धीरे धीरे एक शिक्षक के रूप में अपने पेशे के अभ्यस्त हो रहे थे, और एक शिक्षक का स्वभाव धीरे धीरे उनमें विकसित हो रहा था। हाँ, झांग लाओशी, झाओ या झेंगयांग और अन्य लोगों ने लाल चेहरे के साथ अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पिछली घटना के बाद उन्हें पता था कि लू शुन लाओशी ने झांग लाओशी को चुनौती दी थी, और इस चुनौती में दांव पर वे ही थे। अगर 2 दिन पहले की बात होती तो लू लाओशी के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करने की खुशी में वे नींद खो बैठते, लेकिन इस समय वे झांग जुबान के अलावा किसी और को अपना गुरु मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, चाहे उन्हें जान से ही क्यों न मार दिया जाए। वह एक ही नज़र में उनकी कमियों को पहचान लेता था। झाओ या वांग यंग और अन्य लोगों की अक्षमताओं का इलाज करता था, सहज ही गहन साधना तकनीकों का प्रयोग करता था, और यहाँ तक कि जूहोंग के मिंगमिन को खोजने में भी उनकी मदद करता था, जिससे वे आसानी से उस पर विजय प्राप्त कर लेते थे। झांग लाओशी में एक अनोखा आकर्षण था जिससे वे आश्चर्यचकित और प्रभावित दोनों होते थे, और उनके लिए किसी और बात पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता था। अलविदा गुरुजी, उनमें से कुछ छात्र कक्षा छोड़कर चले गए। आपने कहा था कि झांग लाओशी एक ही मुक्के से 55 डिंग को मार गिराने में सक्षम थे। क्या बाइजुन जियाओ वांगे भी उनसे मार्गदर्शन लेने की कोशिश कर रही थी? जैसे ही वे कक्षा से बाहर निकले, भीड़ ने आज ज्ञानोदय वसीयत मुकदमे में हुई घटनाओं के बारे में लियू यांग से सवाल करने से खुद को रोक नहीं पाया। लियू यांग ने कुछ भी नहीं छिपाया और जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बता दिया। जब भीड़ ने सुना कि झांग लाओशी वास्तव में पिक्सुए स्तर के विशेषज्ञ के बराबर शक्ति रखते हैं तो उनकी आंखों में जो विस्मय था वह बनावटी नहीं हो सकता था। उस क्षण उनकी आंखें श्रद्धा से चमक उठीं। जब उन्हें शिक्षा ब्यूरो के बेशर्म कृत्यों के बारे में पता चला तो उनमें से हर एक को झांग जुबान के लिए इतना आक्रोश महसूस हुआ कि वे अपने भीतर उमड़ते गुस्से से फट पड़ने वाले थे। सभी लोग, लू शुन लाओशी की चुनौती वास्तव में हमारे लिए झांग लाओशी की प्रतिष्ठा को शुद्ध करने का एक अच्छा अवसर है। ज्ञानोदय इच्छा टावर में हुई घटनाओं का वर्णन करने के बाद लियू यांग ने अपने साथियों के चेहरों को देखा और फिर आगे कहा, इसलिए मुझे आशा है कि हम सभी इस आधे महीने में ठीक से अभ्यास करेंगे ताकि अपने गुरु के लिए गौरव और सम्मान अर्जित कर सकें, साथ ही अपनी प्रतिष्ठा भी बना सकें। सचमुच झांग लाओशी महान और उदार हैं, इसलिए शायद उन्हें इन नीच लोगों की निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि उनके छात्रों के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को बहाल करना हमारा कर्तव्य है। झाओ या की खूबसूरत आंखें चमक रही थीं और उनमें एक दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई दे रही थी। मैं भी सहमत हूँ, मंदबुद्धि वांग यंग ने भी गुस्से में अपने दांत पीस लिए। झांग लाओशी ने उसके पैरों का इलाज किया था, यहाँ तक कि उसके लिए एक विशेष साधना तकनीक भी बनाई थी। अगर वह अपनी हड्डियों को पीसकर चूर चूर भी कर दे तो भी वह इस कृतज्ञता का बदला नहीं चुका पाएगी। हमें भी शामिल करो। युआनताओ और झेंगयांग भी आगे आए। तो ये वादा है, इस आधे महीने में हम अपनी पूरी जान लगाकर प्रशिक्षण करेंगे। फिर फ्रेशमैन टूर्नामेंट के दौरान हम उन लोगों को दिखा देंगे जिन्होंने झांग लाओशी को नीचा समझा था। लियू यांग की आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। धीमी लेकिन दमदार आवाज में उन्होंने कहा कि उनके छात्र सर्वश्रेष्ठ हैं। आधे महीने बाद की लड़ाई। अपने छात्रों के बढ़ते मनोबल से अनभिज्ञ झांग जुबान इस समय स्टाफ रूम में बैठे थे। उनके चेहरे पर इतनी गहरी शिकन थी कि मानो गांठें पड़ गई हों। उन्हें झाओ या और वांग यंग की ज्यादा चिंता नहीं थी। उनकी मजबूत नींव और उनके द्वारा सिखाई गई साधना तकनीकों को देखते हुए आधे महीने में उनकी शक्ति में निश्चित रूप से जबरदस्त वृद्धि होगी। झेंगयांग और लियू यांग की बात करें तो उनमें भी पर्याप्त प्रतिभा थी और वे महत्वाकांक्षी भी थे। जब तक उन्हें सही मार्गदर्शन मिलता उनकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होना तय था। हालांकि युआनताओ उनके लिए चिंता का विषय बना रहा। ये व्यक्ति एक घुमंतु साधक है, इसका कोई समर्थन या संपर्क नहीं है। वास्तव में इसने पहले कभी साधना तकनीकों से परिचय नहीं किया है, इसलिए इसके लिए आधे महीने के भीतर तेजी से सुधार करना मुश्किल होगा, जब तक कि उसकी प्राचीन सम्राट वंश जागृत न हो जाए। उसके मन में एक विचार कौंध गया। कुछ दिन पहले उन्होंने स्वर्गपथ पुस्तकालय की सहायता से युआनताओ की स्थिति की जांच की थी। उन्होंने पुष्टि की थी कि युआनताओ में प्राचीन सम्राट वंश मौजूद है। जब तक ये वंश जागृत होता है, युआनताओ की साधना का स्तर हो, उसकी रक्षा क्षमता हो या उसकी गति, सब कुछ तेजी से बढ़ेगा। उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि करने का यही एकमात्र संभावित तरीका प्रतीत होता था। लेकिन सम्राट वंश को कैसे जागृत किया जा सकता है? उनकी समस्या के समाधान ने एक और समस्या को जन्म दिया। सम्राट वंश प्राचीन काल से चली आ रही एक विशिष्ट वंश परंपरा थी जिसका महत्व अतुलनीय था। इसके छिटपुट अभिलेख ही मिलते थे और जो लोग इसके बारे में जानते थे वे केवल इसका नाम ही जानते थे। संभवतः त्यानिक्सुआन साम्राज्य में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो इसे जागृत करना जानता हो।
किसी व्यक्ति की विशिष्ट शारीरिक संरचना को जागृत करने के सामान्यतः 3 तरीके हैं। पहला, पारंपरिक विधि से अभ्यास जारी रखना। एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद उनकी विशिष्ट शारीरिक संरचना जागृत हो सकती है। ये सबसे विश्वसनीय लेकिन सबसे लंबा तरीका है। वास्तव में अधिकांश लोग अपनी क्षमता को जागृत करने का अवसर मिलने से पहले ही मर जाते हैं। दूसरा, व्यक्ति अपनी विशिष्ट शारीरिक संरचना की प्रकृति की जांच कर सकता है और शरीर के गुण के अनुरूप गोली का सेवन कर सकता है। शक्तिशाली औषधीय प्रभावों के साथ किसी व्यक्ति के अपनी विशिष्ट शारीरिक संरचना को सफलतापूर्वक जागृत करने की एक निश्चित संभावना होती है। तीसरा, मृत्यु या विष जैसे विशेष अनुभवों के माध्यम से किसी की क्षमता को जबरदस्ती जागृत करना। एक विशेषज्ञ था जिसकी अद्वितीय शारीरिक संरचना तब जागृत हुई जब उसके शरीर पर लगातार 70 से अधिक बार घाव किए गए। एक अन्य व्यक्ति भी था जिसे विष दिए जाने के बाद उसके शरीर के 7 छिद्रों से रक्तस्राव हुआ। 3 दिनों तक सांस न लेने के बाद उसकी अद्वितीय शारीरिक संरचना जागृत हुई और वह सफलतापूर्वक पुनर्जीवित हो गया। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। अद्वितीय शारीरिक संरचनाओं के बारे में एक किताब उसके दिमाग में तैरने लगी और उस पर उन्हें जागृत करने के कुछ तरीके लिखे हुए थे। इसे देखने के बाद झांग जुवान के चेहरे पर गहरी लकीरें उभर आईं। पहला और दूसरा तरीका तो अभी भी स्वीकार्य है, लेकिन तीसरा तरीका आखिर है क्या? या तो मृत्यु या जहर। क्या होगा यदि कोई व्यक्ति लगातार 70 बार चाकू मारे जाने या घातक जहर का सेवन करने और अपने 7 छिद्रों से खून बहने के बाद भी अपनी अनूठी शारीरिक शक्ति को जागृत करने में विफल रहता है? यदि ऐसा है तो क्या वह वास्तव में मर नहीं जाएगा? लगता है कि केवल दूसरा तरीका ही कारगर है। उसने अपनी भौहों के बीच के हिस्से को रगड़ा। तीसरा तरीका तो बिल्कुल ही असंभव था। दूसरी ओर केवल आधे महीने का समय होने के कारण पहले तरीके पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। काफी सोच विचार के बाद ऐसा लगा कि केवल दूसरा तरीका ही व्यवहारिक है। चूंकि ऐसा है तो मुझे औषधालय संघ में जाकर देखना चाहिए। शायद मुझे युआन ताओ के सम्राट वंश और झाओया के शुद्धहीन शरीर को जागृत करने के लिए कुछ उपयुक्त गोलियां मिल जाएं। खड़े होकर वह स्टाफ रूम से बाहर निकल गया। यदि झाओया और युआन ताओ अपनी अनूठी शारीरिक क्षमताओं को जागृत कर लें तो निश्चित रूप से उनकी साधना का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। ऊपरी 9 पथों के लगभग सभी व्यवसायों के अपने अपने गठबंधन संगठन हैं, जैसे कि शिक्षक संघ, लोहार और मूल्यांकक संघ, प्रशिक्षण मास्टर संघ, पशु प्रशिक्षक संघ इत्यादि। औषधालय भी इससे अलग नहीं थे। महाद्वीप के अनूठे व्यवसायों में से एक होने के नाते भले ही औषध विक्रेता गुरु शिक्षकों की तुलना में थोड़े कम प्रसिद्ध थे, फिर भी उनका सम्मान काफी था और यह एक ऐसा व्यवसाय था जिसकी कई लोग प्रतीक्षा करते थे। आखिरकार ऐसा कोई साधक नहीं था जो अपने वर्तमान स्तर से आगे बढ़ना न चाहता हो और घायल न हुआ हो। अधिकतर समय साधकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए औषध विक्रेता की सहायता की आवश्यकता होती थी। उन्होंने जो गोलियां बनाई वे जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों को बढ़ाती हैं, जिससे किसानों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यही वजह थी कि औषधालय संघ में अत्यधिक भीड़ रहती थी। प्रतिदिन पूछताछ और दवा खरीदने के लिए लोगों की भीड़ वहां जमा होती थी। झांग जुबान का पिछला रूप कभी वहां नहीं गया था। हालांकि राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक होने के नाते वह उस स्थान की अनुमानित स्थिति से अवगत था। 1 घंटे तक सड़कों पर चलने के बाद वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। एक भव्य इमारत मानो कोई विशाल गिरजाघर हो। प्रवेश द्वार के ऊपर एक तख्ती लटकी हुई थी जिस पर 2 भव्य शब्द खुदे हुए थे, औषधालय संघ। बिना ज्यादा झिझक के झांग जुबान अंदर चली गई। जैसे ही उसने प्रवेश किया उसके सामने एक विशाल लाउंज प्रकट हो गया। औषधालय संघ का आंतरिक भाग लोगों की चहल पहल से भरा हुआ था जो इधर उधर आ जा रहे थे। अगर मुझे ये जानना है कि किस प्रकार की गोलियां सम्राट रक्तरेखा और शुद्धहीन शरीर को जागृत कर सकती हैं तो मुझे या तो किसी औषध विक्रेता से पूछताछ करनी चाहिए या गोलियों पर लिखी किताबें देखनी चाहिए। झांग जुबान के यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य गोलियां खरीदना नहीं बल्कि इस मामले की जांच करना था। यहाँ आकर अपना उद्देश्य पूरा करने के उसके पास केवल 2 ही तरीके थे। हालांकि वह औषधालय संघ में किसी को भी नहीं जानता था और दूसरों से इसके बारे में पूछना उसके लिए उचित नहीं था। वास्तव में अगर यहाँ उसका कोई परिचित होता भी तो भी इस बात की संभावना बहुत कम थी कि दूसरे पक्ष ने इसके बारे में सुना हो। आखिरकार सम्राट वंश और शुद्धहीन शरीर अत्यंत दुर्लभ शारीरिक संरचनाएं थीं। दूसरी ओर अनगिनत किताबों में से किसी विशिष्ट जानकारी को खोजना दूसरों के लिए गहरे समुद्र में सुई खोजने जैसा हो सकता है, लेकिन झांग जुबान के लिए, जिसके पास स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय के नाम से जानी जाने वाली तरकीब है, स्थिति बिल्कुल अलग थी। इस प्रकार मन बना लेने के बाद वह औषध विक्रेता संघ के स्वागत कक्ष की ओर चल पड़ा। अध्याय 89। वेंजू का क्रोध, स्वर्ग पथ का पुस्तकालय। वेंजू औषधालय संघ के रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा औषध विक्रेता बनने की थी। हालांकि दुर्भाग्यवश उसमें प्रतिभा की कमी थी और कई प्रयासों के बाद भी वह प्रशिक्षु बनने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाई थी। बेबस होकर वह पढ़ाई करने की पूरी कोशिश करते हुए केवल फ्रंट डेस्क पर काम कर सकती थी। औषधालय संघ के रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करना देखने में मामूली लग सकता है, लेकिन आय वास्तव में अच्छी थी। उसे बेची गई हर गोली पर कमीशन मिलता था और हालांकि कमीशन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जितनी ज्यादा गोलियां बिकती उसकी कमाई उतनी ही बढ़ती जाती। इस प्रकार 1 साल में उसका वेतन उसी नौकरी में काम करने वालों के वेतन से 6 या 7 गुना ज्यादा होता था। हालांकि अच्छी तनख्वाह के बावजूद वह इस नौकरी में एक दिन भी और नहीं रहना चाहती थी। इसका कारण नौकरी की कठिनाई नहीं थी, बल्कि उसकी बाहरी दिखावट थी। वह अपनी युवावस्था के चरम पर थी, 20 वर्ष की आयु के आसपास। इसके अलावा उसके माता पिता ने उसे एक बेहद खूबसूरत चेहरा दिया था। हालांकि यह सर्वश्रेष्ठ तो नहीं था, लेकिन इसे 100 में 1 माना जा सकता था। खूबसूरत होना एक वरदान होना चाहिए था। जब तक कोई महिला होती उसे इस पर गर्व होता, लेकिन अगर कोई महिला यहाँ काम करती तो मामला बिल्कुल अलग होता। ग्राहकों का स्वागत करने के लिए अक्सर सबसे आगे खड़े रहना पड़ता था और प्रतिष्ठित परिवारों के अनगिनत युवा मालिक जानबूझकर उससे बात करने के लिए दौड़ पड़ते और तरह तरह की बेतुकी मांगे रखते। कुछ लोग तो हद से ज्यादा जिद्दी थे। वे हर दिन उससे मिलने आते थे और हर संभव हथकंडा अपनाते थे, जिससे वह बेहद परेशान हो जाती थी। हालांकि एक विक्रेता होने के नाते उसे उन्हें भगाने की अनुमति नहीं थी।
अगर वह ऐसा करती और पीछा करने वाले दावा करते कि वे केवल गोलियां खरीदने आए थे तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। उम्मीद है कि आज मेरा सामना उन बेशर्म मक्खियों से नहीं होगा। कुछ बुदबुदाते हुए उसने अपनी वर्दी ठीक की और मुस्कुराते हुए रिसेप्शन पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद एक युवक उसके पास आया। ये युवक ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था, शायद 20 साल से कम का। उसका रंग रूप सुगठित, चिकना और दमकता हुआ था, यहाँ तक कि उसकी तुलना में भी। महोदय, क्या आपको किसी चीज़ की जरूरत है? वेंजू ने उसे एक व्यावसायिक मुस्कान दी। क्या आप लोग यहाँ किताबें बेचते हैं? वो किताबें जिनमें उन गोलियों के असर के बारे में बताया गया हो जो अनोखी शारीरिक क्षमताओं को जागृत करती हैं। युवक ने कहा। वह युवक झांक जुबान था। क्योंकि उसका पिछला रूप कभी यहाँ नहीं आया था, इसलिए उसे पता नहीं था कि औषधालय संघ कैसे काम करता है, इसलिए वह केवल स्वागत कक्ष में ही पूछताछ कर सका। यदि आप किताबें खरीदना चाहते हैं तो कृपया किताबों की दुकान पर जाएं, ये औषधालय संघ है। दूसरे पक्ष की बातें सुनकर वेंजू के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह गायब हो गई और उसका चेहरा उतरकर भयानक हो गया। अगर आप मुझसे फ्लर्ट करना भी चाहते हैं तो आपको अधिक पेशेवर रवैया अपनाना चाहिए। औषधालय में किताबों के बारे में पूछना। आप किसी रेस्टोरेंट से जूते क्यों नहीं खरीदते? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं गोलियों के प्रभावों पर किताबें ढूंढने आया हूँ। ऐसी किताबें तो किताबों की दुकान में नहीं मिलेंगी। महिला रिसेप्शनिस्ट के रवैये में आए अचानक बदलाव को नजरअंदाज करते हुए झांक जुबान ने कुछ पल सोचा और फिर दोबारा पूछा। चूंकि आप तमाशा करना चाहते हैं, इसलिए मैं चुपचाप आपका एक आलाप देखूंगा। अपनी बाहों को कमर पर रखे हुए वेंजू की आंखों से ठंडी मंशा झलक रही थी। सामने वाले को चुप देखकर झांक जुबान को लगा कि वह उसकी बात समझ नहीं पाई है, इसलिए उसने आगे समझाते हुए कहा, दरअसल मैं ऐसी गोलियां ढूंढना चाहता हूं जो विशेष शारीरिक क्षमताओं को जागृत कर सकें, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि उनके साथ कौन सी जड़ी बूटियां अनुकूल हैं, इसलिए मैं कुछ किताबें देखना चाहता हूं। क्या आपके पास ऐसी कोई किताब है? मैं आपसे खरीदना चाहता हूं, या फिर सिर्फ देखने के लिए उधार लेना भी चलेगा? मैंने पहले ही कह दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूं तो तुम और भी आक्रामक हो जाते हो। किताबें खरीदना और किताबें उधार लेना, क्या आपको लगता है कि आप इन पुराने जुमलों से किसी लड़की को बेवकूफ़ बना सकते हैं? वेंजू ने पहले ही तय कर लिया है कि यह व्यक्ति यहाँ उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए परेशानी खड़ी करने आया है। नहीं तो किताबें खरीदने के लिए औषधालय संघ में कौन दौड़ता? क्या वह इसी तरह की मार नहीं चाहता था? इसी क्षण झांक जुबान ने दूसरे पक्ष के चिड़चिड़े रवैये को देखा। वह उसके विचित्र कार्यों से अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। उसने उसे नाराज नहीं किया था तो वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? शायद ये रजोनिवृत्ति है। सिर हिलाते हुए उन्होंने इस मुद्दे को अपने मन में ज्यादा देर तक नहीं रहने दिया। एक सभ्य और बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते उन्हें इतनी छोटी सी बात पर किसी महिला से बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वेंजू को उसके विचारों का पता चल जाए तो वह निश्चित रूप से पागल हो जाएगी। मैं तो बस 20 साल की हूँ, ठीक है। रजोनिवृत्ति तो तुम्हें हो रही है। कैसा रहेगा अगर औषधालय संघ के पास किताबों का एक संग्रह कक्ष हो? क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं ताकि मैं उसे देख सकूं? ये जानते हुए कि इस मामले को अपने तरीके से समझाना असंभव था, झांक जुबान ने कुछ देर सोचा और एक समाधान पर पहुंच गया। चाहे वह शिक्षक संघ हो या औषध विक्रेता संघ, इनकी स्थापना संबंधित व्यवसायों की सुविधा के लिए की गई थी। इसलिए इमारतों में पुस्तकों का संग्रह होना स्वाभाविक था ताकि इन विशिष्ट व्यवसायों में लगे लोग अध्ययन जारी रख सकें और अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। भले ही दूसरा पक्ष उसे ये किताबें बेचने को तैयार न हो, लेकिन जब तक उसे किताबों के संग्रह वाले तहखाने में एक नज़र डालने का मौका मिलेगा तब तक वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेगा। पुस्तक संग्रह तिजोरी। क्या आप अब भी पुस्तक संग्रह तिजोरी में प्रवेश करना चाहते हैं? सामने खड़े व्यक्ति का अनुरोध दिन प्रतिदिन हास्यास्पद होता देख वेंजू ने तीखे स्वर में कहा, अगर आप गोलियां खरीदने नहीं आए हैं तो कृपया चले जाइए। आप लोगों को पुस्तक संग्रह कक्ष में प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हैं? इसमें प्रवेश करने के लिए कितना पैसा लगता है? ऐसा नहीं है कि मैं प्रवेश शुल्क देने को तैयार नहीं हूँ। झांक जुबान नाराज थी। क्या इस महिला में कुछ गड़बड़ थी? वह यहाँ सिर्फ किसी मामले के बारे में पूछताछ करने आया था, फिर भी दूसरी तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया है मानो उसने बारूद खा लिया हो। दूसरे पक्ष को प्रतिष्ठित परिवारों के युवा स्वामियों की तरह घमंडी रवैया अपनाते और पैसे को तुच्छ समझते हुए देखकर वेंजू को और भी घृणा हुई। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास पैसा है? क्या तुम्हें लगता है कि पैसा ही दुनिया चलाता है? मैं तुम्हें सच बता दूं, औषधालय संघ में एक पुस्तक संग्रह कक्ष है और यह बुनियादी और उन्नत स्तरों में विभाजित है। बुनियादी स्तर के पुस्तक संग्रह कक्ष में प्रवेश करने के लिए भी प्रशिक्षु औषधालय होना आवश्यक है। क्या तुम औषधालय हो या प्रशिक्षु औषधालय हो? अप्रेंटिस औषध विक्रेता। झांक जुबान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसे बात समझ में आई। वह औषधालय संघ के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन कम से कम अकादमी की स्थिति के बारे में तो जानता ही था। छात्रों का अपना एक संकलन मंडप होता है और शिक्षकों का अपना एक अलग मंडप होता है, और शिक्षकों को प्रवेश के लिए शिक्षण लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अन्यथा यदि सभी को अपनी इच्छानुसार ब्राउज करने की अनुमति दे दी जाए तो उन गुप्त नियमावली को फिर से गुप्त नियमावली नहीं कहा जा सकेगा। इसके अलावा उन पुस्तकों को सरसरी तौर पर देखना एक बात थी, लेकिन अगर कोई छात्र किसी पुस्तक में लिखी गई साधना तकनीक को पसंद कर ले और मनमर्जी से उसका अभ्यास करने लगे तो अगर उसकी साधना अनियंत्रित हो जाए तो वह जिम्मेदारी किस पर डालेगा? औषधालय संघ के लिए भी यही नियम लागू होना चाहिए। पुस्तक संग्रह को बुनियादी और उन्नत स्तरों में विभाजित करने और उस तक पहुंच को केवल एक निश्चित स्तर तक पहुंचने वालों तक सीमित करने के पीछे तर्क ये था कि लोगों को लालच से बचाकर अपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से रोका जा सके, जो खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही इससे गुप्त नियमावली के लीक होने से भी बचा जा सकता था। अप्रेंटिस औषध विक्रेता। मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं, लेकिन क्या कोई भी परीक्षा दे सकता है? वह एक साधारण शिक्षक थे जिन्होंने दवा बनाने का काम पहले कभी नहीं सीखा था, इसलिए उनके लिए प्रशिक्षु औषध विक्रेता बनना असंभव था। हालांकि ये सब तो बस उपाधियां थीं जिनके लिए परीक्षा देनी पड़ती थी, और एक कुशल शिक्षक बनने के लिए उन्हें और भी अधिक ज्ञान अर्जित करना आवश्यक था। परीक्षा। तुम प्रशिक्षु औषध विक्रेता बनने के लिए परीक्षा देना चाहते हो?
इस समय वेंजू, जिसे पूरा यकीन था कि दूसरा व्यक्ति उससे छेड़छाड़ करने आया है, गुस्से से आग बबूला हो गई। ये देखकर कि दूसरा व्यक्ति अपना दिखावा जारी रखे हुए है और प्रशिक्षु औषध विक्रेता बनने के लिए परीक्षा देने का इरादा भी जाहिर कर रहा है, वह अपने गुस्से को और दबा नहीं सकी। ठीक है, परीक्षा वहाँ है, मैं तुम्हें अभी ले चलती हूँ। क्या आप अभिनय में अच्छे नहीं हैं? मैं तुम्हें अभी यहाँ ले आता हूँ, देखते हैं कि तुम इसी तरह का व्यवहार जारी रख पाते हो या नहीं। भले ही यह एक प्रशिक्षु औषध विक्रेता की परीक्षा मात्र थी, लेकिन यह सहायक गुरु शिक्षक के चयन के समान थी, क्योंकि इसमें अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था और औषध विक्रेता के लिए आवश्यक सभी प्रकार के बुनियादी ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता था। वह कई वर्षों से यह परीक्षा दे रही थी, लेकिन हर बार बुरी तरह असफल रही। फिर भी तुम, एक अयाश जिसने प्रशिक्षु परीक्षा के लिए कभी कोई पाठ नहीं पढ़ा, न ही औषधीय जड़ी बूटियों या दवा बनाने से संबंधित कोई किताब पढ़ी, इस परीक्षा में बैठने की उम्मीद कर रहे हो। ये किस तरह का मजाक है? अगर मैंने तुम्हारा धोखा उजागर नहीं किया और तुम्हें सबके सामने बेइज्जत नहीं किया, तो तुम मुझे आसानी से निशाना बना लोगे। वेंजू ने ठंडे लहजे में नाक सिकोड़ते हुए अपने होंठ फुला लिए। परीक्षा वहाँ है, क्यों डरपोक बनकर भाग रहे हो? वेंजू ने ठंडे लहजे में उपहास किया। वाह! दूसरी पार्टी को बारूद खाकर बेहाल देखकर झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह उसके पीछे जाने वाला था, अचानक उसने अजीब से भाव से उसकी ओर देखा। परीक्षा, प्रशिक्षु औषध विक्रेता की परीक्षा में किन विषयों का परीक्षण होता है? क्या मुझे कोई किताबें पढ़नी होंगी? अध्याय 90, परीक्षा कक्ष, स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। अगर उसने ये शब्द नहीं सुने होते तो बात कुछ और होती, लेकिन अब ये शब्द सुनकर वेंजू को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी छाती पर मार रहा हो और वह फूट फूट कर रो रही हो। मुझसे छेड़छाड़ कर रहे हो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। जानबूझकर बकवास कर रहे हो, मैं उसे भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरा दिल जीतने के लिए कम से कम ज्ञानी होने का दिखावा तो करो। आप एक प्रशिक्षु औषध विक्रेता बनने का दावा करते हैं, फिर भी आपको उन बुनियादी बातों की जानकारी नहीं है जिनकी परीक्षा ली जा रही है, यहाँ तक कि आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी किताबें पढ़नी हैं। क्या आप इन शब्दों को और जोर से चिल्लाने की हिम्मत करते हैं? क्यों, आपको भी नहीं पता? ठीक है, मैं किसी और से पूछ लूंगा। उसकी छाती में वेंटिलेशन फैन की तरह हो रही तीव्र हलचल को देखकर झांग जुबान को थोड़ी नाराजगी और उदासी महसूस हुई। इस महिला को क्या हो गया है? अगर आपको पता है तो मुझे समझा दीजिए। आप हर बात पर इतना हंगामा क्यों मचाती हैं जैसे आपको दौरा पड़ गया हो? दूसरे पक्ष के इस तरह व्यवहार को देखकर मानो वह कह रहा हो, अगर आपको कुछ नहीं पता तो मुझे भ्रमित मत करो। वेंजू लगभग पागल हो गई। ठीक है, तो अपना दिखावा जारी रखो। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि तुम खुद को कैसे शर्मिंदा करते हो। अप्रेंटिस औषध विक्रेता बनने की परीक्षा में 1 लाख से अधिक औषधीय जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के साथ साथ औषधालयों के इतिहास और स्थापना को भी याद रखना पड़ता है। अपने गुस्से को जबरदस्ती दबाते हुए वेंजू ने समझाना शुरू किया। औषधालय का काम औषधीय जड़ी बूटियों से जुड़ा होता था। यदि कोई जड़ी बूटियों की पहचान और उनमें अंतर करना भी नहीं जानता हो, तो वह दवाइयाँ कैसे बना सकता है? यह महाद्वीप विशाल और असीम था। इसमें अनगिनत औषधीय जड़ी बूटियां थीं, और यद्यपि 1 लाख की संख्या बहुत बड़ी लग सकती है, फिर भी इसे केवल बुनियादी आवश्यकताएं ही माना जा सकता है। जीवन भर औषधीय जड़ी बूटियों के साथ रहने के बावजूद कुछ औषध विक्रेता प्रशिक्षुओं की तो बात ही छोड़िए, उनमें से कई को पहचान भी नहीं पाते थे। बस ये तो बहुत आसान है। मुझे औषधीय जड़ी बूटियों पर किताबें कहाँ मिलेंगी? मैं अभी देख लेता हूँ। ये स्पष्टीकरण सुनकर झांग जुबान परीक्षा की सरलता से चकित रह गया। जब तक इस विषय पर पुस्तकें मौजूद थीं, स्वर्ग के पद का पुस्तकालय उसके मस्तिष्क में पुस्तकों का संकलन करने और उसे उसके ज्ञान के रूप में उसके मस्तिष्क में संग्रहित करने में सक्षम था। जब तक केवल इन्हीं विषयों का परीक्षण किया जाता था, तब तक परीक्षा को उसके लिए आसान माना जा सकता था। आखिरकार ये क्षमता फोटोग्राफिक मेमोरी से कहीं अधिक अविश्वसनीय थी। सरल, वेंजू के होठों का कोना फड़क उठा। अगर उसे यह बात समझ में न आती कि सामने वाला व्यक्ति ग्राहक था और वह केवल एक रिसेप्शनिस्ट, तो वह उसे कब का पीट चुकी होती। 1 लाख औषधीय जड़ी बूटियों को याद रखना ही बेहद मुश्किल काम था। इसके अलावा हर एक औषधीय जड़ी बूटी के अलग अलग गुण होते थे, और जब अलग अलग औषधीय जड़ी बूटियों को किसी विशेष औषधीय जड़ी बूटी के साथ मिलाया जाता था तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती थीं। हालांकि वेंजू खुद मानती थी कि उसकी याददाश्त अच्छी है, फिर भी इतने सालों बाद भी वह उन सभी को याद नहीं रख पाए और परीक्षा के दौरान वह आसानी से अलग अलग जड़ी बूटियों के बीच भ्रमित हो जाती थी। वह एक अयाश जो सिर्फ लड़कियों से छेड़छाड़ करना जानता है, उसने वास्तव में कहा कि परीक्षा आसान है। काम करो, काम करते रहो। मैं बाद में देखूंगा कि तुम इस स्थिति को कैसे सुझाने का इरादा रखते हो। जहां औषध विक्रेता बनने के प्रशिक्षुओं की परीक्षा हो रही है, वहां किताबें बिक रही हैं। मेरे साथ आइए। जब वेंजू को यह एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष जानबूझकर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए शेखी बघार रहा था, तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। ठंडी मुस्कान के साथ वह झांग जुबान को अपने पास ले आए। कुछ ही देर में वे एक विशाल कमरे में पहुंच गए। सबसे ऊपर परीक्षा कक्ष लिखा हुआ था। प्रवेश द्वार के पास एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति किताब पढ़ रहा था। परीक्षा कक्ष वह स्थान था जहां औषध विक्रेताओं के प्रशिक्षुओं की परीक्षा ली जाती थी, इसलिए आमतौर पर बाहरी लोगों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी प्रशिक्षु औषध विक्रेता बनने की इच्छा रखने वालों में से एक था। 20 वर्षों से अधिक समय तक प्रयास करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली थी। वेंजू की तरह वह भी काम के साथ साथ पढ़ाई कर रहा था। किसी व्यक्ति का 20 साल बाद भी परीक्षा पास न कर पाना परीक्षा की कठिनाई को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अंकल ली, वेंजू उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने रुक गई और उन्हें नमस्कार किया। आप यहाँ हैं? क्या आप किताबें खरीदने आए हैं या परीक्षा देने? अंकल ली नाम के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। मैं नहीं, ये साहब हैं। ये कहते हैं कि ये औषध विक्रेता बनने की परीक्षा देना चाहते हैं। मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ वेंजू ने झांग जुबान की ओर इशारा किया। क्या आपने परीक्षा देने की इच्छा नहीं जताई थी? ठीक है, मैं अभी आपका पंजीकरण कर देता हूँ। देखते हैं आप अपनी अज्ञानता को देखते हुए इस स्थिति को कैसे सुलझाते हैं।
अल्पविराम। परीक्षा के प्रश्न स्वयं औषध विक्रेताओं द्वारा सोच विचार करके तैयार किए जाते हैं। फिर भी तुम कुछ भी न जानते हुए भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे करते हो? ये तो उनकी गरिमा को चुनौती देने के बराबर है। देखते हैं कि उनके क्रोध का सामना करने के बाद तुम कैसे रोते हो। क्या आप परीक्षा देना चाहते हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने झांक जुबान की ओर देखा और भौहें चढ़ा लीं। उसने 20 साल तक पढ़ाई की थी, फिर भी वह परीक्षा पास नहीं कर पाया था। ये लड़का मुश्किल से 18-19 साल का लग रहा था और परीक्षा देने का इरादा रखता था। हाँ, झांक जुबान ने सिर हिलाया। जब वह औषध विक्रेता का प्रशिक्षु बना तभी उसे औषध विक्रेता संघ के बुनियादी स्तर के पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें देखने का अधिकार मिला। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह कोशिश करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अगर बाकी दोनों को उसके विचारों का पता चल जाता तो वे निश्चित रूप से खून की उल्टी कर देते और अत्यधिक रक्तस्राव से मर जाते। हम सभी इन विषयों को याद करने के लिए प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, दशकों का प्रयास व्यर्थ जाता है। फिर भी एक भी किताब पढ़े बिना आप परीक्षा देने जा रहे हैं, सिर्फ कोशिश करने के लिए ही नहीं। क्या आपको यकीन है कि इस तरह दिखावा करना ठीक है? पंजीकरण शुल्क 2000 सोने के सिक्के हैं। यदि आप परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो ये राशि आपको वापस कर दी जाएगी। हालांकि यदि आप असफल होते हैं तो ये राशि औषधालय संघ की होगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना कुछ जाने समझे यहाँ संसाधनों को बर्बाद न करे। जब उसने अपने इरादे की पुष्टि कर दी तो अधेड़ उम्र के अंकल ली ने परीक्षा के पंजीकरण के नियमों का उल्लेख किया। ठीक है। झांक जुबान ने लापरवाही से $2000 के नोट निकाले और उसे आगे बढ़ा दिया। खजाने की अटकलों और जालसाज यांगमो के साथ हुई घटना के बाद उसने काफी धन अर्जित कर लिया था। 2000 सोने के सिक्के उसके लिए कुछ भी नहीं थे। जैसा कि उम्मीद थी, वह एक अमीर याश है। उसे बिना किसी झिझक के इतनी सहजता से पैसे देते देख वेंजू को अपने फैसले पर और भी अधिक यकीन हो गया। 2000 सोने के सिक्के। अगर ये वो लोग होते तो इतनी रकम जुटाने के लिए उन्हें काफी समय तक मेहनत करनी पड़ती। ये आदमी जाहिर तौर पर उसका ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहा था। इतनी आसानी से इतनी बड़ी रकम दे देने वाला अगर प्लेबॉय नहीं तो और क्या हो सकता है। हालांकि अफसोस की बात यह थी कि उसने पैसे का गलत इस्तेमाल किया। इससे न केवल उसे मनचाहा परिणाम नहीं मिला बल्कि वह हंसी का पात्र भी बन गया। हाँ, पैसे लेते हुए अंकल ली ने सिर हिलाया और झांक जुबान को एक व्यक्तिगत विवरण पत्र थमा दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, आज परीक्षा है। परीक्षा शुरू होने में अभी 4 घंटे बाकी हैं, इसलिए आपको 4 घंटे के भीतर वापस आना होगा। घंटों तक अकादमी से यहाँ तक आने में पूरे 2 घंटे लगते थे, इसलिए जाहिर है कि अब वह वापस नहीं जा सकता था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखते हुए उसने पूछा, क्या प्रशिक्षु औषध विक्रेता की परीक्षा देने वालों के लिए कोई किताबें हैं? क्या मैं उन्हें यहाँ देख सकता हूँ? क्या आप परीक्षा से ठीक पहले अपने ज्ञान को और भी निखारना चाहते हैं? बिल्कुल, वह कमरा किताबों से भरा हुआ है, इसलिए आप अपनी पसंद की कोई भी किताब चुन सकते हैं। हालांकि परीक्षा से 4 घंटे पहले पढ़ाई करना थोड़ा देर हो जाएगी। बोलते समय अंकल ली ने झांग हुआन की पीठ की ओर इशारा किया। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि उसके पीछे दर्जनों अलमारियों में किताबों का विशाल संग्रह भरा पड़ा था। देखकर लग रहा था कि वहां कम से कम 10,000 किताबें थीं। इतने सारे! इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि औषध विक्रेता बनने के लिए प्रशिक्षु की परीक्षा आसान नहीं थी। इन किताबों को पूरा करना ही किसी को थका देने के लिए काफी था। कहने की जरूरत नहीं, इन्हें याद रखना। मैं बस सरसरी नजर डालूंगा, मैं इनमें से कुछ भी नहीं खरीदूंगा। इतना कहते ही झांक जुबान कमरे में दाखिल हो गया। उनके लिए किताबें खरीदने का कोई मतलब नहीं था। केवल पन्ने पलटने से ही विज्ञान को पुस्तकालय में अंकित कर लेते थे, जो उनका अपना ज्ञान बन जाता था, इसलिए उन्हें खरीदने का कोई लाभ नहीं था। लगता है तुम काफी सहनशील हो। आज मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से पेश आऊंगा, देखते हैं तुम कब तक अपना दिखावा बनाए रख पाते हो। दूसरे पक्ष को अंदर आते और किताबों की अलमारियों पर इतनी सारी किताबें रखे होने के बावजूद भी यह कहते हुए देखकर कि वह एक नजर डालेगा, वेंजू ने वहां से जाने के बजाय उसकी पीठ की ओर ठंडी मुस्कान के साथ देखा। सच कहूं तो उसने कई बेशर्म लोगों को देखा था, लेकिन उसने कभी इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा था। अल्पविराम। कुछ भी न जानते हुए भी वह बेशर्मी से प्रशिक्षु औषध विक्रेता की परीक्षा के लिए अपना नाम दर्ज कराता है। इतना ही नहीं, वह सार्वजनिक रूप से यह भी घोषणा करता है कि वह पढ़ाई करने जा रहा है। अगर ये दिखावा न होता तो किताबों की अलमारी पर इतनी सारी किताबें देखकर कोई भी थोड़ा असहज महसूस करता और सोचता कि यह एक असंभव मिशन है। लगभग 10,000 किताबें, इन सबको इधर उधर ले जाने में ही लगभग आधा दिन लग जाता है। इन्हें पढ़ने में तो समय लगेगा ही। क्योंकि तुम इतने बेशर्म हो, मैं चुपचाप किनारे खड़े होकर देखूंगा कि तुम कैसे अकड़ दिखाते रहोगे। भले ही आज मेरी तनख्वाह में से कटौती हो जाए, फिर भी मुझे तुम्हें खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना ही होगा। देखते हैं कि 4 घंटे बाद आप इस शर्मिंदगी से कैसे निपटेंगे। विंजू का गुस्सा काफी हद तक भड़क चुका था और उसने उस आदमी के साथ अंत तक लड़ने का इरादा कर लिया था। अध्याय 91। परीक्षा के 3 दौर। स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। अपने पिछले जीवन में झांक जुबान अविवाहित था और उसने कभी किसी से प्रेम संबंध नहीं बनाया था। इसलिए वह किसी महिला के मन की बात समझने में असमर्थ था और यह समझना स्वाभाविक था कि उसने महज 10 मिनट में रिसेप्शनिस्ट वेंजू को इतना क्रोधित कर दिया था कि वह भड़क उठी थी। हालांकि अगर उसे पता भी चल जाता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार सुंदरता को खाया तो जा नहीं सकता। इसके अलावा शेन लाओशी और हुआंग यू की तुलना में आप हजारों मील पीछे हैं, तो आपका आत्मविश्वास कहाँ से आता है? इस समय उनके पास इन सब बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। कमरे में प्रवेश करने के बाद वे किताबों की पहली पंक्ति की ओर बढ़े, लापरवाही से 1 दर्जन किताबें उठाईं और उन्हें सरसरी तौर पर पलटा। इसके बाद उन्होंने जल्दी से उन्हें वापस अपनी जगह पर रख दिया और फिर यही प्रक्रिया दूसरी 1 दर्जन किताबों के साथ दोहराई। जाग जाओ, जाग जाओ। किताबों के पन्ने पलटने की लगातार आवाज के साथ साथ स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय में किताबों को तेजी से संकलित किया जा रहा था। झांक जुबान ने किताब पढ़ते हुए उसमें लिखी सारी बातें अपने दिमाग में बिठा लीं। उसे पता चल गया कि रिसेप्शनिस्ट ने जैसा कहा था, ये सारी बुनियादी जानकारी एक औषध विक्रेता के लिए जरूरी थी।
इसमें अलग अलग औषधीय जड़ी बूटियों को पहचानने के तरीके, उनका विस्तृत विवरण, गुण, प्रकार, अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने पर उनके प्रभाव और क्या उनके प्रभाव एक दूसरे के विपरीत होंगे जैसी बातें लिखी थीं। यदि उसे इन्हें हाथ से याद करना होता तो वह निश्चित रूप से इसे पूरा करने में बहुत मुश्किल पाता, चाहे वह कितनी भी मेहनत कर लेता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि औषध विक्रेताओं का पद इतना सम्मानित था। प्रशिक्षु बनने के लिए भी उन्हें इस विशाल ज्ञान भंडार को याद रखने के लिए अन्य व्यवसायों की तुलना में कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। वह क्या कर रहा है? वेंजू झांग जुवान को शर्मिंदा होते देखना चाहती थी, लेकिन इस समय उसे किताबों के पन्ने पलटते हुए देखकर मानो उनका पढ़ने का कोई इरादा ही न हो, उसकी खूबसूरत आंखें हैरानी से झपकीं। हो सकता है कि वह पढ़ने के लिए कोई खास किताब ढूंढ रहा हो। उसे नजरअंदाज करो। अधेड़ उम्र के अंकल ली ने उनकी ओर एक नज़र डाली, फिर एक किताब उठाई और उसे देते हुए कहा, इसे भी देख लो। समय अनमोल है, एक अतिरिक्त वाक्य याद करना ही परीक्षा के परिणाम में निर्णायक कारक साबित हो सकता है। हाँ, वेंजू ने सिर हिलाया। किताब को हाथ में लेकर वह उसमें मग्न हो गई। सभी व्यवसायों में अध्ययन के प्रति अटूट दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती थी। एक ही झटके में आसमान छूना असंभव था और औषध विक्रेता भी इसी श्रेणी में आते थे। दवाइयां बनाते समय एक ही फॉर्मूले के लिए 100 से अधिक औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती थी। यदि कोई एक भी जड़ी बूटी पहचानने में चूक जाता तो वे सभी जड़ी बूटियां जिन्हें खरीदने में उन्होंने अनगिनत सोने के सिक्के खर्च किए थे, बेकार हो जाती। इसलिए किसी औषध विक्रेता के लिए अज्ञानता या लापरवाही बरतना विशेषकर अनुचित था। जल्द ही 4 घंटे बीत गए। उसी समय झांग जुवान भी संयोगवश किताबों की अलमारी में रखी आखिरी कुछ किताबों के पन्ने पलट रहा था और उसने राहत की सांस ली। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उस्ताद शिक्षक इतने दुर्लभ हैं। अन्य व्यवसायों की तो बात ही छोड़िए, केवल औषधालय का व्यवसाय ही इतना गहन व्यवसाय है। झांग जुवान को यह एहसास हुआ। ज्ञान और विरासत के प्रदाता शिक्षकों की आवश्यकता प्रत्येक व्यवसाय में थी। कुशल गुरु शिक्षक सभी व्यवसायों में पारंगत होते थे। कहने का तात्पर्य यह था कि एक गुरु शिक्षक न केवल किसी व्यक्ति को उसकी साधना में मार्गदर्शन कर सकता था, बल्कि वह औषधि निर्माण, लोहार का काम, रचना आदि में भी सलाह दे सकता था। यही कारण था कि इस पेशे को इतना सम्मान प्राप्त था और इसे ऊपरी 9 मार्गों में सर्वोच्च माना जाता था। शुरू में झांग जुवान को लगा कि दवा बनाना एक आसान काम होगा। बस दवा बनाने का नुस्खा पता होना चाहिए, उसका चरणबद्ध तरीके से पालन करना चाहिए और जड़ी बूटियों को व्यवस्थित रूप से मिलाना चाहिए तो दवा बन जाएगी। लेकिन अब जो दिख रहा है उससे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। किसी औषधीय जड़ी बूटी की परिपक्वता उसके गुणों को भी प्रभावित करती है। इसलिए जब इसे अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता है तो इससे कई तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। यदि किसी को जड़ी बूटियों को मिलाने का क्रम पता हो तो उसके लिए इच्छित गोली बनाना असंभव है। दवा की गोलियां बनाना ही अपने आप में एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी। ये वाकई आश्चर्यजनक था कि कैसे अधिक कुशल गुरु शिक्षक अनेक व्यवसायों के ज्ञान को अपनी सहज बुद्धि से उपयोग कर पाते थे। कमरे से बाहर निकलते ही झांग जुवान ने देखा कि वेंजू कुछ ही दूरी पर ठंडे और घमंडी भाव से खड़ी थी। तुम्हें लगा होगा कि मैं यहाँ नहीं होंगी। तुम यहाँ हो या ना हो, इससे मुझे क्या लेना देना? झांग जुवान ने अवाक होकर देखा। मैं तो सिर्फ औषध विक्रेता बनने के प्रशिक्षु की परीक्षा देना चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर अभिनय जारी रखो, मैं अभी देखूंगी कि तुम कैसे रोते हो, वेंजू ने दांत पीसते हुए कहा। परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, चलो अंदर चलते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे अंदर आने का इशारा किया। ओह, उस घमंडी महिला को नजरअंदाज करते हुए झांग जुबान कमरे में दाखिल हो गई। कमरा बड़ा नहीं था, बस कुछ दर्जन वर्ग मीटर का था। अंदर कुछ लोग पहले से ही बैठे हुए थे और उन सभी में एक बात समान थी कि उनके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। कुछ ही देर में एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आया। वह त्यानिक्सुआन साम्राज्य के औषधालय संघ के इकलौते एक सितारा मध्यवर्ती चरण के औषधालय वरिष्ठ यांग चेंग हैं, साथ ही त्यानिक्सुआन साम्राज्य की शाखा के प्रमुख भी हैं। बिल्कुल सही, मुझे लगा था कि यह एपोथेक्री डूमैन होगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वही होगा। धत तेरे की, मैंने सुना था कि वो बहुत सख्त हैं। अब तो किस्मत से परीक्षा पास करने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। बुजुर्ग व्यक्ति को देखते ही कमरे में बैठे कुछ लोगों के चेहरों पर निराशा के भाव दिखाई देने लगे। मास्टर शिक्षकों की तरह ही औषध विक्रेताओं को भी सितारों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था और एक स्टार सबसे निचला रैंक था। फिर भी ये देखते हुए कि त्यानिक्सुआन साम्राज्य में एक भी प्रथम श्रेणी का गुरु शिक्षक नहीं था, एक प्रथम श्रेणी के औषधालय का होना भी बुरा नहीं था। भीड़ की फुसफुसाहटों को नजरअंदाज करते हुए ओयांग चेंग कमरे में दाखिल हुए, अपनी नजरों से पूरे कमरे का जायजा लिया और बोले, मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी इस परीक्षा में शामिल होने की अपनी क्षमताओं पर आश्वस्त हैं। सभी को थोड़ी असहजता महसूस हुई। किसी ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि उन्हें 100% यकीन है कि वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। चूंकि आप सभी परीक्षा के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर मैंने आप में से किसी को भी नकल करते हुए पकड़ा तो आपको जीवन भर के लिए परीक्षा से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ओयांग चेंग ने शान से इशारा करते हुए एक डरावना माहौल बना दिया। हाँ, भीड़ ने जल्दी से सिर हिलाया। उनकी सहमति देखकर ओयांग चेंग ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। अब जब मैंने नियम बता दिए हैं तो मैं परीक्षा के विषय पर बात करूंगा। परीक्षा के 3 चरण हैं। पहला, लिखित परीक्षा। इसमें औषधीय जड़ी बूटियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तीर्ण होने की मान्यता तभी मिलेगी जब कम से कम 90% प्रश्नों के उत्तर सही हों। दूसरा, औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान के लिए समयबद्ध परीक्षा। आपको कुछ जड़ी बूटियां दी जाएंगी और एक निश्चित समय सीमा के भीतर आपको यह निर्धारित करना होगा कि वह कौन सी जड़ी बूटी है और उसके क्या गुण और प्रभाव हैं। इस परीक्षा की आवश्यकताएं अधिक कठिन हैं और आपको 100% सही होना होगा। तीसरा परीक्षण बहुत आसान है, साधना स्तर निरीक्षण। इसके लिए कम से कम योद्धा 3 दानजैन की स्तर का शिखर होना आवश्यक है। ऐसी आवश्यकता क्यों है? सरल शब्दों में, एक प्रशिक्षु औषध विक्रेता के रूप में आपको औषध विक्रेता के लिए छोटे मोटे काम करने के लिए भेजा जाएगा। यदि आपका साधना स्तर अपर्याप्त है तो आप कड़ाही उठाने या जड़ी बूटियों को शीघ्रता से पहचानने की शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो लोग परीक्षा देने वाले थे वे कई वर्षों से पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए वे परीक्षा की प्रक्रिया से अच्छी तरह वाकिफ थे।
केवल झांग जुबान ही इससे अपरिचित था। हालांकि स्पष्टीकरण सुनने के बाद उसे बात समझ में आ गई। ये वास्तव में काफ़ी सरल है। अगर मैं सब कुछ सही कर लूँ तो मैं परीक्षा पास कर लूँगा। यह उतना कठिन नहीं है जितना मैंने सोचा था। चूंकि सभी लोग परीक्षा के नियम और विषय वस्तु समझ चुके हैं, तो चलिए पहले चरण लिखित परीक्षा से शुरू करते हैं। इसकी अवधि 2 घंटे है। इसके बाद ओयांग चेंग ने परीक्षा का पेपर नीचे दे दिया। इसे देखने के बाद झांग जुबान के होठों के कोने फड़कने लगे। परीक्षा पत्र कागजों का एक मोटा गट्ठा था जिसमें कम से कम कई दर्जन कागज थे। 2 घंटे के भीतर कई दर्जन परीक्षा पत्र। ये दृश्य उसे उसके पिछले जीवन के दृश्य की अजीब तरह से याद क्यों दिला रहा था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि परलोक में प्रवेश करने के बाद शिक्षक बनने पर भी उन्हें परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। उन्हें ये स्थिति थोड़ी अजीब लगी। आप प्रश्न का उत्तर देना शुरू कर सकते हैं। कागजात बांटने के बाद ओयांग चेंग ने बाकी सभी को नजरअंदाज कर दिया और अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर एक कोने में ठंडे भाव से खड़ा हो गया। भले ही वह परीक्षार्थियों को नहीं देख रहा था, लेकिन अगर कोई नकल करता तो अपराधी निश्चित रूप से पकड़ा जाता और उसे परीक्षा कक्ष से बाहर निकाल दिया जाता। हालांकि झांग जुबान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका नकल करने का कोई इरादा ही नहीं था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और परीक्षा पत्र पर ध्यान केंद्रित किया। कमियां। कागज उठाते ही वह मन ही मन जोर से चिल्लाया। फिर अचानक उसका मन चौंक उठा और एक किताब सामने आ गई। देखने के बाद झांग जुबान असमंजस में था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। किताब में लिखा था, तियानिक्सुआन साम्राज्य औषधालय गिल्ड के प्रशिक्षु औषधालय परीक्षा पत्र। बाई मिल में 1 महीने के कारीगर द्वारा तिनकों का उपयोग करके बनाया गया। खामियां। नंबर 1, कागज की गुणवत्ता बहुत घटिया है, जिससे ये भंडारण के लिए अनुपयुक्त है। साथ ही इस पर कीड़े आसानी से लग जाते हैं। नंबर 2, ये स्याही को अच्छी तरह से सोख नहीं पाता है, जिससे स्याही आसानी से फैल जाती है। अरे यार, मुझे तो जवाब चाहिए। इस लेख की सामग्री की कमियां नहीं। खून की उल्टी करने की इच्छा को दबाते हुए झांग जुबान ने किताब को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय उस पर लिखे सवालों पर ध्यान केंद्रित किया। अध्याय 92, हार मान लो, स्वर्ग के पद का पुस्तकालय। हरे पत्तों वाली घास के विभिन्न वर्गीकरणों और धूसर मिट्टी के फूल की अनूठी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। स्वाइन हॉट लीफ को कितनी औषधीय जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है। अल्पविराम। परीक्षा के प्रश्नपत्र प्रश्नों से भरे हुए थे। जैसा कि रिसेप्शनिस्ट वेंजू ने कहा था, वे सभी औषधीय जड़ी बूटियों से संबंधित थे। खोज। इन सवालों को देखकर झांग जुबान का दिमाग चकरा गया। अलमारियों से अलग अलग किताबें उड़कर उसके सामने आकर रुक गईं और फिर खुल गईं। हरे पत्तों वाली घासों के तने अलग अलग प्रकार के होते हैं और इन्हें बैंगनी तने, पीले तने और काले तने के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। धूसर मिट्टी के फूल की अनूठी विशेषताएं ये हैं। जैसे ही उसने मन ही मन किताबों की विषय वस्तु पर नजर डाली, झांग हुआन के हाथ तेजी से चलने लगे और उसने झटपट उन सवालों के जवाब दे दिए। पिछले जन्म में वह यांत्रिक कलमों का इस्तेमाल करता था, इसलिए ब्रश का इस्तेमाल करना उसके लिए मुश्किल था। हालांकि चूंकि उसके पिछले जन्म में उसने ब्रश चलाना विशेष रूप से सीखा था, इसलिए उसकी लिखावट अभी भी पठनीय थी। हुआलाला। जैसे ही वह रिक्त स्थानों को भर रहा था और प्रश्नों को बहुत तेजी से पढ़ रहा था, पन्ने पलटने की आवाज हवा में गूंज उठी। अन्य लोग प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पूरी तरह से अपनी स्मृति पर निर्भर थे और इसलिए उन्हें संबंधित ज्ञान को अपने दिमाग में अंकित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। वहीं दूसरी ओर स्वर्गपथ के पुस्तकालय की मदद से वह बिना सोचे समझे ही प्रश्नों के उत्तर तुरंत प्राप्त कर लेता था। यह उत्तर कुंजी से नकल करने जैसा ही था। जिस गति से वह अपना पेपर हल कर रहा था, उसे देखकर अन्य लोग अचंभित रह गए। परीक्षा में परीक्षार्थियों के प्रदर्शन का जायजा लेने के लिए आसपास का जायजा लेते हुए ओयांग चेंग की नज़र झांग हुआन पर पड़ी और उसने भौहें चढ़ा लीं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लगता है कोई और खानदानी लड़का अपनी किस्मत आजमाने आया है। हर प्रशिक्षु औषध विक्रेता की परीक्षा में कई लोग ये जानते हुए भी कि उनके लिए पास होना असंभव है, अपनी किस्मत आजमाने के लिए परीक्षा में शामिल हो जाते थे। ये लोग आमतौर पर धनी परिवारों से होते थे और उन्हें 2000 सोने के सिक्कों के प्रवेश शुल्क की परवाह नहीं होती थी। वे बस प्रश्नों के प्रकार का विश्लेषण करना चाहते थे ताकि वे उन प्रश्नों के आधार पर विशेष रूप से विषय सूची को याद कर सकें। ओयांग चेंग ऐसे लोगों से घृणा करता था। ये लोग बिना मेहनत किए ही बड़ी सफलता हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। लाखों प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों को याद किए बिना केवल भाग्य के भरोसे कोई व्यक्ति प्रशिक्षु औषध विक्रेता कैसे बन सकता है। हर परीक्षा में सवालों का प्रकार और सवाल खुद ही बदल जाते हैं। आज तक कोई भी सवाल दोबारा नहीं पूछा गया है, इसलिए आप कितनी भी बार परीक्षा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है अब समय आ गया है कि इस तरह की मानसिकता के साथ परीक्षा देने आने वालों पर लगाम लगाई जाए। वरना अगर वे सिर्फ इसलिए हर बार परीक्षा देने आते रहे क्योंकि उनके पास पैसे हैं, तो हम बाकी पेशों के लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे। अपनी आस्तीन झटकते हुए उसने मन ही मन एक झुंझलाहट भरी आवाज निकाली। हालांकि परीक्षा पत्र में 1 लाख औषधीय जड़ी बूटियों के अनूठे गुणों और विशेषताओं का परीक्षण करना असंभव था, फिर भी प्रश्न विविध थे और विषय वस्तु व्यापक थी। औषधीय जड़ी बूटियों और उनके गुणों की गहरी समझ न होने पर 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करना असंभव था। झांग जुबान की कम उम्र और बिना गहराई से विचार किए सवालों के जवाब देने के उनके बेतरतीब रवैये को देखते हुए उन्हें तुरंत एक अवसरवादी और आलसी वंशज के रूप में लेबल कर दिया गया। औषध विक्रेता के लिए सबसे बड़ा वर्जित कार्य अज्ञानी होते हुए भी ज्ञानी होने का दिखावा करना था। यदि कोई लापरवाही से कोई गलती कर बैठता, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, तो उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी। यही कारण था कि प्रशिक्षु औषध विक्रेता की परीक्षा के 3 चरणों के अतिरिक्त परीक्षार्थी के व्यक्तित्व, व्यवहार और कार्यकुशलता का भी मूल्यांकन किया जा रहा था। उसके सामने जो व्यक्ति था जिसने प्रश्न को ठीक से पढ़े बिना ही कागजों को सरसरी तौर पर पलटकर भर दिया, उसमें निश्चित रूप से व्यवहार संबंधी समस्या थी। प्रश्नपत्रों को जांचे बिना ही उसने मन ही मन झांग जुबान को अनुत्तीर्ण कर दिया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह बहुत ज्यादा अनुमान लगा रहा था। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो प्रश्न को ठीक से पढ़े बिना ही उसका उत्तर दे देता है? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी कलम बिना समस्या पर विचार किए ही कागज पर तेजी से चलती रहती है? बिना सोचे समझे दिया गया जवाब निश्चित रूप से निरर्थक है।
किसी और में इतना आत्मविश्वास नहीं होता कि वह सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दे पाता। 1 घंटे से भी कम समय में झांग जुबान ने दर्जनों कागजों को भरना समाप्त कर दिया था। राहत की सांस लेते हुए झांग जुबान ने कागज को एक बार फिर देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि इसमें कोई समस्या नहीं है, उसने इसे जमा कर दिया। पेपर जमा कर रहे हो इतनी जल्दी? शायद उसे पता है कि पास होना असंभव है, इसलिए उसने हार मान लेने का फैसला किया। सच कहूं तो परीक्षा बहुत कठिन है। हार मान लेना स्वाभाविक है। परीक्षा छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि परीक्षक सीनियर ओयांग हैं। मुझे लगता है इस लड़के का तो बुरा हाल होने वाला है। अल्पविराम। झांग हुआन को प्रश्नपत्र सौंपते देख परीक्षार्थियों के बीच हंगामा मच गया। 2 घंटे के पेपर को 1 घंटे से भी कम समय में जमा करना प्रशिक्षु औषध विक्रेता की परीक्षा में अभूतपूर्व था। सभी को लगा कि बात यह नहीं थी कि उसने पेपर लिखना बंद कर दिया था, बल्कि वह उसका जवाब देने में असमर्थ था और उसमें आगे लिखने का आत्मविश्वास नहीं था। परीक्षाओं का अगला दौर कब शुरू होगा? अपने पीछे मौजूद भीड़ के शोरगुल को नजरअंदाज करते हुए झांग हुआन ने कागजात ओयांग चेंग को सौंप दिए और पूछा, प्रश्नपत्र एकत्र करने के बाद उनकी जांच में समय लगेगा। यदि उसे अगली परीक्षा का समय पता होता तो वह पहले से निर्धारित स्थान पर प्रतीक्षा कर सकता था। अगर वह नहीं पूछता तो बात अलग थी, लेकिन ये शब्द सुनकर ओयांग चेंग के भीतर क्रोध का सैलाब उमड़ पड़ा, मानो वह उसके शरीर से फूटकर बाहर निकलने को तैयार हो। आपकी अज्ञानता को देखते हुए जिस तरह से आप हर चीज को मनमाने ढंग से भर रहे हैं, अगर परीक्षाओं का अगला दौर भी होता है तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षु औषध विक्रेता परीक्षा के पहले चरण में उत्तीर्ण होने वाले ही दूसरे चरण में जा सकते हैं। आपके स्तर को देखते हुए आप अभी भी अगले चरण की परीक्षा के बारे में पूछताछ करने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या तुम दिवास्वप्न देख रहे हो? लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वह एक औपचारिक औषध विक्रेता था। भले ही वह क्रोधित था, पर वह अपना क्रोध एक ऐसे छोटे से व्यक्ति पर नहीं निकालेगा जो अभी तक प्रशिक्षु भी नहीं बना था। बाहर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, बाहर इंतजार करो। अगर तुम्हें सूचना मिली है तो इसका मतलब है कि तुम परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हो। अगर नहीं तो तुम घर लौट सकते हो। ओह। झांग जुबान ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। अभिमानी। उसके जाने के बाद ओयांग चेंग ने अपने कागज को मसलकर एक गेंद बना ली और उसे कोने में फेंक दिया। ऐसे लोगों के कागजात पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, इससे तो उसका गुस्सा और भड़क उठता। अल्पविराम। झांग जुबान कमरे से बाहर चली गई। स्वर्ग के मार्ग के पुस्तकालय के स्वामी होने के कारण परीक्षा में ज्ञान का परीक्षण करने वाले प्रश्न उनके लिए अत्यंत सरल हो जाते थे। आपने अपने कागजात जमा कर दिए हैं। परीक्षा तो 2 घंटे की होती है ना? आप 1 घंटे में ही बाहर क्यों आ गए? उसे परीक्षा कक्ष से बाहर जाते देख अधेड़ उम्र के अंकल ली आश्चर्यचकित रह गए। औषध विक्रेता के प्रशिक्षु की परीक्षा में प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक थी। वह 2 घंटे के निर्धारित समय में बड़ी मुश्किल से ही प्रश्नपत्र पूरा कर पाता था। वास्तव में वह कुछ प्रश्नों को पढ़ भी नहीं पाया, जिसके परिणामस्वरूप उसके उत्तर गलत हो गए और वह परीक्षा में असफल हो गया। क्या उसके लिए सिर्फ 1 घंटे में परीक्षा पूरी कर लेना बहुत जल्दबाजी नहीं थी? क्या इसके बारे में पूछने की भी जरूरत है? उसे वह पेपर बहुत मुश्किल लगा होगा और उसने उसे छोड़ दिया होगा। वेंजू ने उपहास उड़ाया। क्या आप अभिनय में अच्छे नहीं हैं? कुछ भी न जानते हुए भी तुमने प्रशिक्षु औषध विक्रेता की परीक्षा देने की जिद की। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि परीक्षा कितनी कठिन है। हाँ, उसके तिरस्कारपूर्ण शब्दों को सुनने के बावजूद झांग जुबान ने स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाई। इसके अलावा अगर वह समझाने की कोशिश भी करे तो दूसरा पक्ष विश्वास नहीं करेगा। उन्हें समझाने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय वह नतीजों का इंतजार कर सकता है। तब तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। क्यों? क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? अगर तुम में काबिलियत नहीं है तो दिखावा मत करो। देखो, अब तुम ये नाटक जारी नहीं रख सकते। वेंजू की नज़र में झांग जुबान के चेहरे पर जो भाव थे वे शर्मिंदगी के थे। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है तो यहाँ शिकायत करने के बजाय जल्दी से जाकर जांच करवा लो। झांग जुबान थोड़ा अवाक रह गया। उनसे मिलते ही यह महिला मानो उसके खिलाफ हो गई थी, जैसे उसने उसके साथ कुछ गलत किया हो। वह सचमुच बीमार होगी। झांग जुबान ने अपनी याददाश्त को ताज़ा करने की कितनी भी कोशिश की हो, उसका पिछला रूप भी उसे पहचानता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। चूंकि वे एक दूसरे को नहीं जानते थे तो वह उससे झगड़ा क्यों करना चाहती थी? झांग जुबान अचंभित रह गया। आप। शुरू में तो उसे लगा कि पर्दाफाश होने पर यह आदमी शर्म से छिपने के लिए पास की कोई जगह ढूंढ लेगा, लेकिन फिर भी इस आदमी ने बेशर्मी से यह कहने की हिम्मत की कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। तुम ही बीमार हो। तुम्हारा पूरा शरीर रोग से भरा हुआ है। गुस्से के मारे वेंजू की सांसें तेज हो गईं। उसकी गर्वित छाती ऊपर नीचे लहरा रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वह कभी भी फट सकती है। ओह, मुझे पता है। झांग जुबान के मन में एक विचार कौंधा। उसे आखिरकार समझ आ गया कि दूसरा पक्ष उसे क्यों उकसा रहा था। आंखों में निराशा का भाव लिए उसने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी उकसाने वाली हरकतें मेरा ध्यान आकर्षित नहीं करेंगी और न ही मुझे प्रभावित करेंगी। ऐसी सोच बचकानी है। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इससे केवल मेरा गुस्सा ही भड़केगा। इस पर उसने आह भरी। मुझे तो सिर्फ सौम्य और शालीन महिलाएं ही पसंद हैं। मेरे लिए तुम्हें पसंद करना नामुमकिन है, इसलिए हार मान लो। अध्याय 93। परीक्षा पत्रों की जांच। स्वर्ग के पद का पुस्तकालय। अपने पिछले जीवन में जब वह माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता था तब उसे एक लड़की पर क्रश हो गया था और उसने जानबूझकर उसके सामने प्रदर्शन करने की कोशिश की, भले ही इसका मतलब उसके खिलाफ जाना हो। ये सब उसने सिर्फ उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए किया था। शुरू से ही यह महिला उसके हर काम का विरोध करती रही थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि वह आगे भी ऐसा ही करेगी। अन्यथा क्या उसे उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करने की कोई आवश्यकता थी? तुम खुद भी बदसूरत नहीं हो। तुम्हें चाहने वाले तो कई लड़के होंगे, फिर मेरे पीछे इतनी पागल क्यों हो जाती हो? झांग जुबान ने अभूतपूर्व जटिलता महसूस की। ऐसा लगता है कि दूसरों द्वारा पीछा किया जाना भी कोई अच्छी बात नहीं थी। एक पारखी पर पड़ने वाला दबाव पहाड़ जितना भारी होता है। छोड़ देना। वेंजू लड़खड़ा गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मुंह में ताज़ा खून का एक घूंट वापस आ रहा हो, जो किसी भी क्षण बाहर निकल जाने वाला हो।
तुम ही थे जो मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मेरी नज़रों में अच्छे बन सको, ठीक है। मैं कब से वह व्यक्ति बन गया जिसने जानबूझकर आपको परेशानी में डाला? बिल्ली, अपनी बात समझाओ। उस दया भरी नज़र का क्या मतलब है? तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है कि मुझे तुमसे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक ऐसी खूबसूरत महिला हूँ जिसके पीछे कई लोग पड़े रहते हैं। ऐसा कैसे हो गया कि मानो मेरी शादी नहीं हो सकती और मुझे तुमसे ही जुड़ना पड़ा? दांत पीसते हुए वेंजू का चेहरा सिकुड़ गया और उसके भीतर का क्रोध फूटने ही वाला था। जब वह अपने आप पर नियंत्रण खोने ही वाली थी कि इस अहंकारी व्यक्ति पर हमला कर दे, तभी उस युवक ने अपना सिर हिलाया, बगल में रखी एक बेंच की ओर चला गया और उस पर बैठ गया। उसके कदमों की आहट हल्की और स्पष्ट थी। वेंजू, ये परीक्षा कक्ष का प्रवेश द्वार है। अगर कोई वैद्य इसे देख ले तो भविष्य में तुम्हारे लिए परीक्षा देना मुश्किल हो जाएगा। अंकल ली ने बोलना शुरू किया। हाँ, उसके शब्दों को सुनकर वेंजू केवल अपने भीतर के क्रोध को जबरदस्ती दबाकर चुपचाप बैठ गई। ये परीक्षा कक्ष का प्रवेश द्वार था और यहाँ अक्सर औषध विक्रेता आते जाते रहते थे। यदि वे उसे किसी दूसरे व्यक्ति से गुस्से में लड़ते हुए देख लेते तो निश्चित रूप से उन पर बुरा प्रभाव पड़ता। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में उसके लिए औषध विक्रेता बनने की परीक्षा उत्तीर्ण करना मुश्किल हो जाता। ठीक है, मैं तुम्हें अभी छोड़ देता हूँ। जब नतीजे आएंगे तब देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाऊंगा। उस अहंकारी व्यक्ति को ठंडी निगाहों से घूरते हुए वेंजू ने गुस्से से अपने जबड़े भींच लिए। उस महिला से कोई मतलब न रखते हुए जिसे उस पर क्रश था, झांक जुबान बेंच पर बैठ गया और अपने दिमाग में मौजूद ज्ञान को व्यवस्थित करने लगा। औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में अधिकांश जानकारी कई पूर्वजों के ज्ञान का सार थी, इसलिए उनमें बहुत कम गलतियां थीं। झांक जुबान ने बची हुई कुछ गलतियों को अलग करके उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। जब उनकी चेतना अभी भी स्वर्गपथ के पुस्तकालय में ही लीन थी, तब परीक्षा समाप्त हो गई। अंततः सभी के लिए अपने शोध पत्र जमा करने का समय आ गया था। प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करें। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को अगले चरण में भाग लेने के लिए सूचित किया जाएगा। ओयांग चेंग ने हाथ हिलाया और भीड़ को बाहर निकाल दिया। ब्रश उठाकर उसने एक एक करके कागजों पर निशान लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह निशान लगाता गया, उसकी बाहें धीरे धीरे सिकुड़ती गईं और उसके चेहरे का रंग गहरा होता गया। भाई ओयांग, क्या हाल चाल है? क्या इस बार कोई परीक्षा पास कर पाया है? मुझे एक प्रशिक्षु की आवश्यकता है। जैसे ही उसने सभी कागजात जांचना समाप्त किया, एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। औषध विक्रेता संघ का दूसरा एक सितारा औषध विक्रेता डूमैन। पास, इन्हें देखो, ये सारे जवाब बेतुके हैं। अगर इन्हें प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर लिया गया तो औषध विक्रेता संघ को शर्म आनी चाहिए। ब्रश को एक तरफ रखकर ओयांग चेंग ने जांचे हुए परीक्षा पत्रों का ढेर उठाया और गुस्से से उन पर झपटने लगा। मुझे देखने दीजिए। डूमैन मेज के पास गया और जांचे हुए परीक्षा पत्र के पन्ने पलटने लगा। कुछ ही क्षणों में उसने माथे पर शिकन डाल ली। उनके नजरिए से परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं थे। हालांकि परीक्षार्थियों द्वारा लिखे गए उत्तर पूरी तरह से बेतुके थे। उन्होंने तो आम औषधीय जड़ी बूटियों के गुणों के बारे में भी गलत उत्तर दिए। यदि इस तरह के लोगों को प्रशिक्षुओं द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो इससे निश्चित रूप से औषधालय संघ की प्रतिष्ठा पर कलंक लगेगा। अरे, इस पेपर में क्या गड़बड़ है? भाई ओयांग, आपने इसे चेक नहीं किया। 7-8 कागज पलटने के बाद भी उसे एक भी संतोषजनक कागज नहीं मिला। अचानक दवा विक्रेता डूमैन की नज़र मेज के पास पड़े एक मुड़े तुड़े परीक्षा पत्र पर पड़ी। प्रश्न पत्र पर दिए गए उत्तरों को बिल्कुल भी नहीं जांचा गया। ये किसी अयाश का पेपर है तो नतीजे बाकी सबसे भी बदतर होंगे। ये तो साफ है कि अगर मैं इसे देखूं भी नहीं तो भी वो पास नहीं होगा। इसे चेक करते समय गुस्सा करने के बजाय बेहतर यही होगा कि मैं इसे यहीं छोड़ दूं। अखबार को तेजी से पढ़ने वाले उस व्यक्ति को याद करके ओयांग चेंग का मूड एकदम खराब हो गया। एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने 1 घंटे तक प्रश्नों के उत्तर देने के बाद अपने प्रश्न पत्र जमा किए, ये स्पष्ट है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेगा। प्रश्न पत्रों को जांचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? पिछली 2 परीक्षाओं में कम से कम 3 से 4 लोग पहले चरण में पास हो गए थे, लेकिन इस बार इतना समय पेपर चेक करने में लगाने के बाद भी केवल 2 लोग ही अगले चरण के लिए योग्य हुए। बाकी परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं तो पूरी तरह से गड़बड़ थीं। प्लेबॉय, मुझे देखने दीजिए कि किस तरह की स्क्रिप्ट आपको बिना देखे ही उसकी असफलता का अनुमान लगाने पर मजबूर कर देगी। डूमैन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और लापरवाही से कागजों के पन्ने पलट दिए। और कागज पर नजर पड़ते ही वह सदमे से चिल्ला उठा। हुला हुला। जैसे ही कमरे में कागजों के पलटने की आवाज गूंजी, डूमैन के चेहरे पर सदमा और गहरा गया। उनका उदासीन भाव धीरे धीरे गंभीर हो गया। क्या गड़बड़ है? क्या इस आदमी के जवाब बहुत ही हास्यास्पद हैं? अपने सहकर्मी के चेहरे के भाव देखकर ओयांग चेंग ने चिढ़कर कहा, बस एक अज्ञानी आश है जो परीक्षा में बैठने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल करता है। उसे वास्तव में औषधालय संघ के लिए कोई सम्मान नहीं है। बात ये नहीं है भाई ओयांग, एक बार देख लीजिए। दूसरे पक्ष की तीखी शिकायतों को सुनकर डूमैन ने जल्दी से उसे बीच में ही रोक दिया और कागज उसे सौंप दिया। देखने लायक क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, यह एक विफलता ही है। कुछ देर बुदबुदाने के बाद ओयांग चेंग ने कागजों को देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया। एक नज़र में ही उसकी आंखें ठीक वैसे ही चौड़ी हो गईं जैसे कुछ देर पहले डूमैन की हुई थीं। वह हैरानी से बोले बिना नहीं रह सका, ओह। दूसरा पन्ना पलटते हुए हम। तीसरा पन्ना पलटते हुए आह। चौथे पृष्ठ को पलटते हुए ये क्या हो रहा है? अल्पविराम। ... उसके चेहरे पर कई तरह के भाव उभरे, लेकिन फिर भी वह तेजी से अखबार के पन्ने पलटता रहा। बहुत जल्द ही उसने दर्जनों मोटे कागजों की पांडुलिपियों को देखना समाप्त कर दिया। ओयांग चेंग की आंखें लगभग जमीन पर टिक गईं। उसने अविश्वास भरी नजरों से उन्हें घूरते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? एक भी गलती नहीं। बिल्कुल, एक भी गलती न हो, यही तो बात है। हमने जानबूझकर कुछ हिस्सों में कुछ कठिन प्रश्न छोड़े थे और अगर मुझे खुद भी उनका उत्तर देना होता तो शायद मैं भी उन्हीं जाल में फंसकर गलती कर बैठता। डूमैन के चेहरे पर भी अविश्वास के भाव थे।
उस प्रश्न पत्र को लेकर वह इतना आश्वस्त इसलिए था क्योंकि उस पर पूछे गए प्रश्न काफी अमूर्त थे। इस तरह की उनके जैसे आधिकारिक औषध विक्रेता भी अपनी याददाश्त को खंगालने, तार्किक रूप से तर्क करने और यहाँ तक कि पुस्तकों के पन्ने पलटकर उनकी सामग्री की दोबारा जांच किए बिना सही उत्तर नहीं निकाल पाते। हालांकि जवाबों में एक भी गलती नहीं थी, बल्कि वे वास्तव में बेहद संक्षिप्त रूप में लिखे गए थे। ये कैसे संभव हुआ? इस प्रश्न पत्र में एक भी गलती नहीं है। भाई ओयांग, आपको इतना यकीन क्यों था कि वह परीक्षा पास नहीं कर पाएगा? सदमे से उबरने के बाद डूमैन ने उससे पूछे बिना नहीं रह सकी। त्यानिक्सुआन साम्राज्य के औषधालय संघ में इससे पहले कभी किसी उम्मीदवार ने परीक्षा का उत्तर इतनी अच्छी तरह से नहीं दिया था। भाई ओयांग का बिना उत्तर देके ही इतने प्रतिभाशाली छात्र को असफल कर देना बहुत जल्दबाजी थी। ओयांग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह इतना शर्मिंदा था कि काफी देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वे अपनी सख्ती और बारीकी के लिए जाने जाते थे और इसी वजह से उन्होंने कई लोगों का सम्मान अर्जित किया था। फिर भी आज उसके चेहरे पर पड़ा थप्पड़ इतना दर्दनाक था मानो उसमें आग लग गई हो। उसने साफ तौर पर देखा कि वह व्यक्ति बिना ज्यादा मेहनत किए 1 घंटे से भी कम समय में अपना पेपर पूरा कर रहा था। उसने ये सब सही कैसे कर लिया? इतनी तेज गति से ऐसा कारनामा करना तो वह भी संभव नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति का ज्ञान पहले ही उससे कहीं अधिक हो गया हो? औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में अपने ज्ञान से कहीं अधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को याश और असफल कहना, क्या वास्तविकता इतनी बुरी नहीं हो सकती? ओयांग चेन को लगा जैसे उसका पूरा शरीर अकड़ गया हो, मानो उसे कब्ज हो गई हो। अध्याय 94, विवेक की समयावधि परीक्षा, स्वर्ग के पद का पुस्तकालय। गहरी सांस छोड़ते हुए झांग जुबान ने अपनी आंखें खोलीं। कुछ देर अध्ययन करने के बाद औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में उनका ज्ञान काफी गहरा हो गया था। उस समय कमरे में जिन किताबों के पन्ने पलटकर वह ज्ञान प्राप्त कर रहा था, वह अंततः उसके दिमाग में समाहित हो गया और उसका अपना ज्ञान बन गया। स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय न केवल गुप्त नियमावली की प्रतिकृति बना सकता था और स्वर्ग के मार्ग की दिव्य कला को संकलित कर सकता था, बल्कि यह नए ज्ञान को सीखने की गति को भी तेज कर सकता था। डैंग 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 डैंग, कदमों की एक श्रृंखला सुनाई दी। ये प्रशिक्षु जू हुआ है। इसने 6 महीने पहले परीक्षा उत्तीर्ण की थी। क्या वह औषध विक्रेता डूमैन का प्रशिक्षु नहीं बन गया था? जी हाँ, वह परिणाम घोषित करने के लिए ही यहाँ आए होंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं परीक्षा उत्तीर्ण कर पाऊंगा। अल्पविराम ... कदमों की आहट सुनते ही परीक्षा हॉल के बाहर खड़े लोग तुरंत उठ खड़े हुए। नतीजे आ गए हैं। आखिरकार तुम्हारा ढोंग खुल जाएगा। देखते हैं कि तब तुम अपना नाटक जारी रख पाते हो या नहीं। विंजू ने बगल में बैठे युवक की ओर ठंडी निगाहों से देखते हुए उपहास किया। सच कहूं तो अगर उसे पहले से पता न होता कि यह आदमी एक ऐश खानदान का बिगड़ा हुआ खानदान का लड़का है, तो वह सोचती कि शायद उसमें वाकई कुछ सच्ची क्षमताएं हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक थी। परीक्षा के बाद के 2 घंटों में वह बिना हिले डुले बेंच पर बैठा रहा। उसने सचमुच उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन यह बेकार था। उसने अभी कुछ देर पहले ही उसे बुरी तरह नाराज कर दिया था। अब उसके बारे में उसकी राय बदलना नामुमकिन था। 3 लोग परीक्षा के पहले चरण में उत्तीर्ण हुए हैं। जू हुआ नाम का प्रशिक्षु हाथ में कागज का एक पन्ना लिए परीक्षा कक्ष से बाहर निकला। उसने उस पर लिखे नाम पढ़ने शुरू किए। पहला नाम है लुयुआन शहर के संताव का, 100 में से 91 अंक। अरे मैं पास हो गया। आवाज सुनाई देते ही एक युवक खुशी से उछल पड़ा। उनके जवाब ने अन्य परीक्षार्थियों के बीच ईर्ष्या भरी निगाहों को आकर्षित किया। हालांकि उसने 3 दौरों में से केवल एक ही दौर पास किया था, फिर भी वह प्रशिक्षु औषध विक्रेता बनने के एक कदम और करीब आ गया था। यहाँ तक कि वेनजू की आंखें भी उनके प्रति सम्मान से चमक रही थीं। दूसरे स्थान पर जियुन शहर की कियानवेन मान है। उन्हें 100 में से 90 अंक मिले। मैं हूँ, ये शब्द सुनते ही एक और व्यक्ति शर्म से लाल चेहरे के साथ खड़ा हो गया। अंत में त्यानिक्सुआन शहर से झांग जुबान। अचानक जू हुआ का चेहरा अविश्वास से भर गया। उसने अपनी आंखें मली और कागज को एक बार फिर देखा। अब जाकर उसे यकीन हुआ कि उसकी नजरें उसे धोखा नहीं दे रही हैं, और कांपती हुई आवाज में उसने कहा, 100 में से 100? क्या 100 में से 100? इसका मतलब है? उसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया। वह कैसे संभव है? इतने कठिन प्रश्न पत्र में पूरे अंक प्राप्त करने में सक्षम यह विशेषज्ञ झांग जुबान कौन है? ठीक है, वह कौन है? अल्पविराम ... ये सुनकर कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले तीसरे व्यक्ति ने भी पूरे अंक प्राप्त किए हैं, पूरा इलाका खुशी से झूम उठा। सभी लोग झांग जुबान नाम के व्यक्ति को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगे। ठीक है, पहले दौर में उत्तीर्ण हुए तीनों लोग दूसरे दौर के लिए परीक्षा हॉल में प्रवेश करें। जू हुआ ने शोरगुल को रोकते हुए कमरे में प्रवेश किया। जिन 2 व्यक्तियों के नाम पहले पुकारे गए थे, वे भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चल दिए। झांग जुबान भी खड़ी हो गई। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले तीनों लोगों के नाम घोषित हो चुके हैं। फिर भी क्या तुम अपनी अक्षमता स्वीकार नहीं करोगे? उसे उठते देख वेनजू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा और वह बोलते बोलते रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह से चौड़ी हो गईं और कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? झांग जुबान। इस छिछली महिला से कोई मतलब न समझते हुए झांग जुबान मुड़ा और परीक्षा हॉल में चला गया। झांग जुबान, वह झांग जुबान है, वह जिसने 100 में से 100 अंक बनाए। वेनजू सिहर उठी और उसका चेहरा भयानक रूप से सफेद पड़ गया। उस पल उसे ऐसा लगा मानो वह एक मस्खरा हो जो खुद को मूर्ख बना रही हो। वह बार बार कह रही थी कि दूसरा पक्ष दिखावा कर रहा है और उसमें कोई काबिलियत नहीं है। अंत में उसने अभूतपूर्व रूप से पूरे अंक लाकर उसे गलत साबित कर दिया। क्या तुम सच में हो? क्या परीक्षा से पहले आपको कुछ भी पता नहीं था? क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि किस चीज का परीक्षण किया जा रहा था? झूठे कहीं के, तुम बड़े झूठे हो। एक अज्ञानी मूर्ख की तरह व्यवहार करना और फिर पूरे अंक प्राप्त करना। भाई, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। वेंजू को अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई और उसे लगा कि वह पागल हो रही है। जिस व्यक्ति ने अभी अभी सारी किताबें सरसरी तौर पर पलटीं, उसे पूरे अंक मिले। बगल में खड़े अंकल ली की निगाहें किसी भी क्षण जमीन पर टिक जाने वाली थीं।
बिल्ली, अभी कुछ देर पहले तक वह सोच रहा था कि शायद दूसरा पक्ष यहाँ सिर्फ खेलने आया है। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली व्यक्ति होगा। किशोरावस्था से ही लगातार परीक्षा देने के बावजूद वह कभी परीक्षा पास नहीं कर पाया था। फिर भी इस युवक ने अपने पहले ही प्रयास में पूरे अंक प्राप्त कर लिए। सच कहें तो साथी मनुष्यों के बीच तुलना करना ही सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला साबित हुआ। ये वही लड़का है जिसने परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद ही प्रश्न पत्र जमा कर दिए थे। मुझे लगा था कि उसने हार मान ली है, ये सोचकर कि उसने पूरे अंक प्राप्त कर लिए हैं। अविश्वसनीय, सिर्फ 1 घंटे में सभी सवालों के सही जवाब देना। उसने इस अविश्वसनीय स्तर तक पहुंचने के लिए कैसे पढ़ाई की? अन्य परीक्षार्थियों ने भी उसे पहचान लिया और उन्हें चक्कर आने लगे। अल्पविराम डॉट 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 बाहर मौजूद अन्य लोगों के सदमे और अविश्वास से बेखबर झांक जुबान एक बार फिर मेज के सामने बैठ गया। उसके सामने मेज पर कई दुर्लभ जड़ी बूटियां रखी हुई थीं जो बाजार में नहीं मिलती थीं। मेज पर कुल 10 औषधीय जड़ी बूटियां रखी हैं। इस अगरबत्ती के बुझने से पहले आपको इनका नाम, गुण और उपयोग लिखना होगा। इस राउंड में पास होने के लिए आपको पूरे अंक प्राप्त करने होंगे। लगभग 15 मिनट। सबसे आगे खड़े होकर ओयांग चेंग ने इशारा करते हुए कहा, समय अब शुरू होता है। दूसरे दौर औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्ण अंक प्राप्त करना आवश्यक था। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई 10 औषधीय जड़ी बूटियों में से एक को भी गलत पहचान लेता तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता। झांक जुबान ने जड़ी बूटी के पहले डंठल को देखा। इसमें एक हरा फूल, एक हरा तना और हरे पत्ते थे। हरी याल वाली घास। जब उसे याद आया कि ऐसी किसी पौध का उल्लेख किताबों में मिलता है तो उसके मन में एक नाम कौंध गया। उसके ठीक पीछे चलते हुए स्वरपथ के पुस्तकालय में उसके सामने हरी याल वाली घास का विवरण प्रकट हुआ। उसने लापरवाही से उसे लिख लिया। पहले वाले को पूरा करने के बाद वह दूसरे वाले पर आगे बढ़ा। हालांकि ये औषधीय जड़ी बूटियां आमतौर पर नहीं पाई जाती थीं, लेकिन जिनके पास ज्ञान का भंडार था उनके लिए इनका अध्ययन करना बिल्कुल भी कठिन नहीं था। जल्द ही उन्होंने 9 पौधों की जानकारी लिख ली। केवल एक पौधा बचा था। यह एक विचित्र पौधा था जिसमें पीला फूल, भूरा तना और सफेद पत्तियां थीं। जब वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि यह कौन सा पौधा है, तभी उसके मन में एक विचार कौंधा और वह स्तब्ध रह गया। कड़वी मुस्कान के साथ उसने अपने माथे पर हाथ फेरा। उन्हें यह विचार पहले क्यों नहीं आया? स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय नामक उस धोखे की मशीन की मदद से उसे औषधीय जड़ी बूटियों को पहचानने के लिए इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। उसने अपने हाथ फैलाए और धीरे से औषधीय जड़ी बूटी को उठा लिया। उसके सामने एक पुस्तक प्रकट हुई और उस पुस्तक में औषधीय जड़ी बूटी का विस्तृत विवरण संकलित किया गया था जिसमें उसके सभी गुणों और दोषों का उल्लेख था। उसने लापरवाही से उसे कागज पर उतार लिया। फिर उसने अपने जवाब की पुष्टि करने के लिए बाकी 9 जड़ी बूटियों को छुआ। परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था, सिवाय एक विशेष डंठल के। झांक जुबान जानता था कि स्वरपथ के पुस्तकालय से गलती होना असंभव है, इसलिए उसने अपने उत्तर को संपादित किया। जब उसने अपना काम खत्म किया तब तक अगरबत्ती मुश्किल से आधी ही जल पाई थी। उसने उत्तर पुस्तिका पास कर दी। पहले ओयांग चेन को लगता था कि झांक जुबान यहाँ सिर्फ मजाक करने आया है, इसलिए उसके बारे में अच्छी राय नहीं थी। हालांकि जब उसने परीक्षा के पहले चरण में पूरे अंक प्राप्त किए तो उसने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपना पेपर उठाकर देखने लगा। औषध विक्रेता डूमैन भी अखबार देखने के लिए कोने की ओर चले गए। प्रश्नपत्र पर दिए गए सभी उत्तर सही थे। वे उसके लेख को पलटते हुए संतुष्टि से सिर हिलाते हैं। नाम ही नहीं बल्कि उस युवक द्वारा लिखी गई औषधीय जड़ी बूटी के गुण, अनूठी विशेषताएं और उपयोग भी त्रुटिहीन थे। जैसे ही उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वह परीक्षा पास कर लेगा और वे उसे बधाई देने ही वाले थे कि अचानक वे सब एक साथ रुक गए और एक बार फिर ध्यान से उसके पेपर को देखने लगे। ठीक है, दूसरे चरण की परीक्षा में केवल एक ही व्यक्ति उत्तीर्ण हुआ है। मैं अब उसका नाम घोषित करूंगा। जैसे ही शेष 2 उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा किए, ओयांग चेंग ने तुरंत उनके कागजात जांचे। फिर उन्होंने चारों ओर नजर घुमाते हुए परिणाम की घोषणा की। लुयुआन शहर से संताओ। अध्याय 95 ड्रैगन स्केल घास स्वरपथ का पुस्तकालय। मुझे संताओ ने प्रसन्नता से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पीछे मुड़कर उसने झांक जुबान और दूसरे उम्मीदवार को देखा। उसकी गर्दन ऊपर की ओर उठी हुई थी और उससे श्रेष्ठता का भाव झलक रहा था। पहले 2 परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद प्रशिक्षु के रूप में उनकी पहचान पहले ही पुष्ट हो चुकी थी। बेहद आत्ममुग्ध संताओं को नजरअंदाज करते हुए जब झांक जुबान ने सुना कि उसका नाम घोषित नहीं किया गया है तो उसने भौहें चढ़ा लीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने अपने सभी उत्तरों को लाइब्रेरी ऑफ हेवन पाथ से दोबारा जांच लिया था, इसलिए उससे गलती होना असंभव था। फिर वह असफल क्यों हुआ? महामहिम औषध शास्त्रियों, क्या मैं जान सकता हूं कि मुझसे कहाँ गलती हुई? अपने संदेह को दबाने में असमर्थ झांक जुबान आगे बढ़ा। क्यों? क्या आप दोनों गुरुओं के मूल्यांकन को चुनौती देने जा रहे हैं? गलती तो गलती होती है। आपने शायद किसी औषधीय जड़ी बूटी की पहचान गलत की होगी या अपना उत्तर लिखते समय कोई गलती की होगी। संताओ उसके सामने आ गया, अपनी आस्तीन झटक दी और एक गंभीर शिक्षक की तरह उसे उपदेश देने लगा। वापस लौटने पर खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। आखिर सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान में अंतर होता है। तुम्हारे सैद्धांतिक उत्तर बुरे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम औषधीय जड़ी बूटियों को पहचान नहीं सकते तो तुम एक प्रशिक्षु औषध विक्रेता भी नहीं बन सकते। उनकी आवाज गहरी थी और उनके हाव भाव परिष्कृत थे। अरे लड़के, क्या तुम अभी बहुत खुश नहीं थे? ये चौंकाने वाली बात है कि आपने लिखित परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। आपने मछली के छिलके वाली घास को ड्रैगन के छिलके वाली घास बताकर गलती की है। उसके संदेह भरे चेहरे को देखकर ओयांग चेंग ने समझाया। लेकिन निराश मत होइए, लिखित परीक्षा में आपने जो पूर्ण सटीकता हासिल की है वह इस बात का प्रमाण है कि औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में आपकी समझ का स्तर अच्छा है। अब से आप औषधीय जड़ी बूटियों का ठीक से अवलोकन और अध्ययन करते रहें और अपने ज्ञान को एकीकृत करें तो अगली बार आप परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण करेंगे। सचमुच तुम अभी युवा हो, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम विनम्रता से सीखते रहोगे और अपने सैद्धांतिक ज्ञान को अपने तकनीकी कौशल के साथ जोड़ते रहोगे, तब तक तुम बहुत जल्द एक सच्चे प्रशिक्षु औषध विक्रेता बन जाओगे।
औषध विक्रेता डूमैन ने भी अपनी बात रखी। अगर कोई और होता तो उन दोनों को समझाने की जहमत भी नहीं उठानी पड़ती, लेकिन उनसे पहले वाले व्यक्ति ने पूरे अंक प्राप्त कर लिए थे, इसलिए उन दोनों को भी लगा कि इस दौर में उसका असफल होना दुखद है। क्या आप वाकई कह रहे हो? झांग जुबान को आखिरकार समझ आ गया कि वह परीक्षा के दूसरे दौर में क्यों असफल हुआ। वह मेज की ओर बढ़ा और औषधीय जड़ी बूटी का डंठल उठाया। उसे एक बार फिर ध्यान से देखते हुए उसने पूछा, क्या आपको यकीन है कि यह मछली के छिलके वाली घास है? बेशक, इसका तना मछली के शल्क जैसा होता है और इसकी पत्तियां धूसर रंग की होती हैं। यह मछली के शल्क वाली घास के अलावा और क्या हो सकती है? इससे पहले कि ओयांग चेंग और डूमान जवाब दे पाते, संताओं ने तुरंत गर्व से अपनी बात कह दी। फिशकेल ग्रास एक अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी थी और इसके लक्षण वही थे जो संताओं ने बताए थे, मछली के शल्क जैसे तने और भूरे रंग के पत्ते। हालांकि ये दुर्लभ था, फिर भी इस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी पुस्तकों में दर्ज की गई थी। झांग जुबान ने पहले जिस जड़ी बूटी की गलत पहचान की थी वह भी यही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सच न हो? ओयांग चेंग स्पष्ट रूप से संताओं के फैसले से सहमत था और उसने संशयपूर्ण भाव से झांग जुबान को देखा। बिल्कुल नहीं, झांग जुबान ने सिर हिलाया। क्या आप दोनों वैद्य एक ऐसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके, जिसके बारे में आप दोनों को ही पक्का पता नहीं है, ये निष्कर्ष निकालने में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं कि मैं परीक्षा में फेल हो गया हूँ? बेशर्मी, ये सोचकर कि सामने खड़ा युवक हंगामा खड़ा करके वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहा है, उसने तुरंत बीच में दखल दिया। प्रमुख औषधशास्त्रियों द्वारा पूछे गए प्रश्न गलत कैसे हो सकते हैं? यहाँ बकवास करना बंद करो। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह यहाँ के 2 औषध विक्रेताओं में से किसी एक का प्रशिक्षु बन जाएगा, इसलिए उसे पहले से ही उनकी चापलूसी करनी पड़ी। ये तो आसानी से पता चल जाता है कि यह बकवास है या नहीं। परीक्षा कक्ष के बाहर वाले कमरे में किताबें हैं। क्या मैं किसी को यहाँ 7वीं शेल्फ के सबसे नीचे वाली शेल्फ से एक किताब लाने के लिए कह सकता हूँ? झांग जुबान ने शांत भाव से कहा, इस आदमी से बहस करने की जहमत न उठाते हुए। हुआ किताब यहाँ लाओ। ओयांग चेंग और डूमान ने एक पल के लिए एक दूसरे की ओर देखा, जिसके बाद डूमान ने अपने शिष्य को किताब लाने का आदेश दिया। उम्मीदवारों को कमरे में लाने वाला प्रशिक्षु औषध विक्रेता बाहर जाने से पहले सिर हिलाया। थोड़ी देर में वह अनोखी औषधीय जड़ी बूटियों पर एक किताब लेकर लौटा, वही किताब जिसका वर्णन झांग जुबान ने पहले किया था। 17वें पृष्ठ पर जाएं, वहां फिशकेल ग्रास का विस्तृत विवरण दिया गया है। झांग जुबान ने कहा। प्रशिक्षु जू हुआ स्वयं को पुस्तक पलटने की इच्छा को रोकने में असमर्थ रहा और अगले ही पल उसके सामने फिशकेल ग्रास के बारे में जानकारी प्रकट हो गई। क्या उसे ये भी याद है? दोनों औषध विक्रेता ओयांग चेंग और डूमान ने एक नज़र डाली और उनके शरीर कांप उठे, जिससे उनका अविश्वास प्रकट हुआ। मछली के छिलके जैसी घास एक ऐसी सामग्री थी जिसे उन्होंने बेतरतीब ढंग से लिया था और इसके बारे में पहले से किसी को पता नहीं था, इसलिए किसी के लिए भी इसमें धोखाधड़ी करना असंभव था। ये याद रख पाना कि किस किताब में औषधीय जड़ी बूटी का वर्णन है, वह वर्णन किस पृष्ठ पर है और वह किताब कहाँ रखी थी, उनकी स्मृति अविश्वसनीय है। क्या मैं आपसे मछली के शल्क घास पर लिखी प्रस्तावना सुनाने का अनुरोध कर सकता हूँ? उनकी हैरानी को अनदेखा करते हुए झांग जुबान ने बोलना जारी रखा। फिशकेल ग्रास आमतौर पर दलदली भूमि में उगती है। इसका नाम इसके अनोखे मछली के शल्क जैसे तने के कारण पड़ा है। इसका पूरा तना धूसर रंग का होता है और पत्तियों के ऊपरी भाग पर हल्के सफेद धब्बे होते हैं। परिपक्व फिशकेल ग्रास के शल्क सोयाबीन के आकार के होते हैं। प्रस्तावना पढ़ते पढ़ते प्रशिक्षु औषध विक्रेता हुआ की आवाज़ धीरे धीरे मंद पड़ गई, क्योंकि उसे भी यह एहसास हो गया था कि मेज पर रखी मछली के छिलके जैसी घास और पुस्तक में वर्णित घास में बहुत अंतर था। फिशकेल ग्रास की पत्तियों के ऊपरी भाग पर हल्के सफेद धब्बे होते हैं, लेकिन इस जड़ी बूटी पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक परिपक्व फिशकेल ग्रास के शल्क सोयाबीन के आकार के होने चाहिए, लेकिन इस जड़ी बूटी के शल्क नाखून के आकार के हैं। ये स्पष्ट है कि यह वर्णन से कहीं अधिक बड़ी है। झांग जुबान जड़ी बूटी को ऊपर ले आए और एक एक करके इसके गुणों के बारे में बताया। यह ओयांग चेंग और डूमान ने जू हुआ के हाथों से किताब जल्दी से छीन ली और उसे पलट कर देखा। उन्होंने पाया कि किताब में वर्णित विवरण और झांग जुबान के हाथों में मौजूद जड़ी बूटी में कई अंतर थे। चूंकि यह फिशकेल ग्रास नहीं है, इसलिए यह उससे मिलती जुलती कोई चीज़ होनी चाहिए। असंख्य औषधीय जड़ी बूटियों में से इससे मिलती जुलती एकमात्र चीज़ ड्रैगन स्केल ग्रास है, जिसका मैंने अपने लेख में उल्लेख किया था। यदि आप सभी को इस औषधीय जड़ी बूटी के अस्तित्व पर संदेह है, तो आप सभी किसी को फिर से उस कमरे में भेज सकते हैं और चौथी शेल्फ के ऊपरी दाहिने कोने पर वरिष्ठ लियू दाशियान की एक प्रसिद्ध कृति अवश्य मिलेगी। जड़ी बूटी का विस्तृत वर्णन 54वें पृष्ठ पर है। 30 साल पहले लियू दाशियान एक अत्यंत प्रसिद्ध औषध विक्रेता थे। उन्होंने नई जड़ी बूटियों की खोज के लिए कई बंजर और दुर्गम क्षेत्रों का दौरा किया था और औषध विक्रेता समाज में उनका बहुत योगदान था। बेशक, अगर आपको अब भी शक है कि यह जड़ी बूटी ड्रैगन स्केल ग्रास है, तो मेरे पास इसे पक्का पहचानने का एक तरीका है। झांग जुबान मुस्कुराए। फिशकेल ग्रास एक गर्म औषधीय जड़ी बूटी है। अगर इसकी डंठल तोड़ी जाए तो उसमें से दूध या सफ़ेद तरल निकलता है। वहीं दूसरी ओर ये जड़ी बूटी ठंडी औषधीय जड़ी बूटी है। अगर इसे काटा जाए तो उसमें से हल्का पीला तरल निकलता है, जिससे ठंडी नम हवा निकलती है। हम दोनों वैद्य जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ हैं, इसलिए आप इसे आसानी से पहचान लेंगे। यह डूमान ने जू हुआ को घूर कर देखा ताकि वह एक बार फिर किताब ढूंढे। उसी समय उसने अपने हाथों पर जोर लगाकर पौधे को हल्के से फाड़ दिया। पदार्थ उसके हाथों में मौजूद फिशकेल ग्रास की डंठल टूट गई और उसमें से धीरे धीरे एक हल्का पीला तरल पदार्थ बहने लगा, जिससे आसपास के वातावरण में ठंडक फैल गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह कहता है। दोनों लड़खड़ा गए। ये बिल्कुल वही है जो दूसरे पक्ष ने कहा था। ये सोचना कि यह औषधीय जड़ी बूटी फिशकेल ग्रास नहीं है। इसी समय जू हुआ हाथ में एक किताब लेकर लौटा। किताब के 54वें पृष्ठ पर ड्रैगन स्केल ग्रास के बारे में जानकारी मिली और उसमें वर्णित गुण इस औषधीय जड़ी बूटी से पूरी तरह मेल खाते थे। परीक्षक होने के बावजूद ये सोचना कि कोई उम्मीदवार अपनी गलती सुधार लेगा। ओयांग चेंग और डूमान को अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। कमरा एकदम सन्नाटे में डूब गया। सामने खड़े युवक को सब लोग ऐसे घूर रहे थे मानो वे किसी राक्षस को घूर रहे हों।
अरे यार, ड्रैगन स्केल ग्रास और फिश स्केल ग्रास के बीच का अंतर याद रखना मामूली बात मानी जा सकती है, लेकिन सही किताब और पृष्ठ संख्या, साथ ही साथ अलमारियों पर उसकी जगह याद रखना। आप आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। क्या आपको यकीन है कि आप अभी भी इंसान हैं? संताओ, जिसने अभी अभी वैद्यों के सामने प्रदर्शन करने के प्रयास में झांग जुबान का उपहास किया था, स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रह गया और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसे रोने की तीव्र इच्छा हुई। धिक्कार है, काश मुझे पता होता कि दूसरे पक्ष की याददाश्त इतनी असाधारण है, तो मैं जान से मारे जाने पर भी ज्ञानी दिखने की कोशिश नहीं करता। इस बार तो वह न केवल ज्ञानवान दिखने में असफल रहा, बल्कि मूर्ख जैसा लग रहा था। अगर इस समय जमीन में कोई बिल होता तो वह निश्चित रूप से इसी क्षण उसमें कूद जाता।